अच्छा, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कोई भी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कोई भी जो है बिजनेस जब होगा सोसाइटी के अंदर, कोई भी जो बिजनेस होगा सोसाइटी के अंदर, उस बिजनेस का ये मोड होगा, तरीकाकार होगा जो आपने वीडियो में देखा कि बिजनेस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वीडियो में देखा, या वैसे अगर कोई एग्जांपल हम लगाएं, हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना, हम छोटी सी शॉप खोलते हैं, हम मोबाइल की शॉप खोल लेते हैं। मोबाइल फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की शॉप अगर खोल लेते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं। जैसे ही हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम पीछे जो है, जो होलसेलर है, हमने उसे एक टैक्स दिया होता है। हमारी एक शॉप है, हमारी एक मोबाइल शॉप है, ठीक है, हमने यहाँ पे मोबाइल जो है वो रखे हुए हैं इस शॉप के अंदर। अब हाँ, मोबाइल लेने के लिए मोबाइल कहाँ से आएंगे? बैक एंड पे हम कंपनी से रब्ता करेंगे या होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर के से हम मोबाइल जो है लेके अपनी शॉप में इन करेंगे। हम इस लफ्ज को ब्रेक करते हैं। हम अभी टैक्स पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो हम इस बिजनेस में जो है तमाम मोबाइल फोन जो है वो इन करेंगे, और हमने जब मोबाइल फोन इन किए उसके बदले में जब हमने बहुत सारे पैसे दिए। पैसे किसे दिए? होलसेलर को। कैश हमने दिया होलसेलर को या कंपनी को, तो वो आउट हो गया, कैश जो है वो आउट, मतलब हमने वापस दे दिया, उसके बदले में जो है मोबाइल हमने इन किए। अच्छा, मोबाइल अब हमारी शॉप पे लग जाते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं मोबाइल। थोड़े अरसे के बाद हम क्या करते हैं कि कस्टमर्स हमारे पास आते रहते हैं, तो हम मोबाइल जो है वो आउट कर देते हैं, मतलब बाहर भेज देते हैं। जब मोबाइल आउट करते हैं तो कस्टमर जो है वो हमें कुछ पैसे पे कर देते हैं कैश की सूरत में, तो वो कैश पैसे जो है हम रख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात अगर करें, जो अभी आपने वीडियो देखी, तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कोई भी जो कारोबार होगा, किसी भी किस्म का जो कारोबार होगा, वो इस तरह के ऊपर होगा, उसका इनपुट आउटपुट मॉडल होगा। इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है? किसी भी चीज, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी कारोबार हो, उसमें चीज आएगी बाहर से, इन होगी, और हम उस चीज में वैल्यू एडिशन करेंगे, मतलब उस चीज का कुछ बनाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल आएगा, तो हम रॉ मटेरियल को यूज करते हुए उससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हम सरफ बना सकते हैं, हम साबुन बना सकते हैं, हम बोतल बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वो हम जब बना लेंगे, बना के हम आउट कर देंगे अपनी फैक्ट्री से। जब आउट कर देंगे तो वो कहलाएगी आउट, और जब इन कर देंगे वो इन कहलाएगी। इसी तरह अगर एक मैन्युफैक्चरर की बात करें, ये तो हमने एक सिंपल बात कर ली, अब एक बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? इसका एक, इसकी एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी कंपनी हम कह सकते हैं, जैसे कोलगेट पामोलिव है, टूथपेस्ट बनाती है और साबुन और बहुत सारी चीजें बनाती है। तो कोलगेट पामोलिव जो है, सबसे ये पहले ये क्या करेगी, इसकी जो कराची में फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, तो इसकी जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है कराची में, वहां पे ये क्या करेगी, रॉ मटेरियल इन करेगी। उसके बाद ये साबुन की और टूथपेस्ट की प्रोडक्शन कर देगी। प्रोडक्शन करके ये अपनी फैक्ट्री जो है वो उसे आउट कर देगी। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ये मॉडल क्या कहलाएगा? इनपुट आउटपुट मॉडल। अच्छा, जब ये इन करेगी, तो इन करते हुए ये रॉ मटेरियल को इन करेगी, और इसके बदले जो पीछे होलसेलर है, या सॉरी जो पीछे सप्लायर है इसका, उस सप्लायर को जो ये पैसे देगी कुछ उस रॉ मटेरियल के बदले में, मतलब कैश देगी। अच्छा, और जब यहाँ पे आउट करेगी अपनी फैक्ट्री से माल कंज्यूमर को बेचने के लिए, तब भी कुछ कैश लेगी, ऐसे तो नहीं, फ्री में तो नहीं दे देगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात कर ली कैश की, तो अब आ जाते हैं टैक्स की, कि इनपुट आउटपुट टैक्स क्या है। वो ये कहता है कि इनपुट का मतलब है कि जैसे ही हमने देखा था कि कोई भी चीज इन हो रही है फैक्ट्री में, शॉप में, वो ये कहता है कि जब भी कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, वो कोई भी चीज परचेज करेगा, बाय करेगा,
खरीदेगा इनसाइड द शॉप या इनसाइड द फैक्ट्री या इनसाइड द कॉटेज इंडस्ट्री, वो लेके आएगा। जब वो इन करेगा, इन पे क्या है, वो पैसे पीछे होलसेलर को पे करेगा या पीछे सप्लायर को पे करेगा जब कोई भी माल जो है वो अपने बिजनेस में लेके आएगा। तो इसी तरह वो पीछे पैसों के साथ क्या पे करेगा, टैक्स भी पे करेगा। तो वो जो टैक्स जो पीछे उसने पे किया, उस टैक्स को हम कहेंगे इनपुट टैक्स। और जब जो है उसने आगे माल बेचा अपना, जैसे मोबाइल थे, उसने मोबाइल आगे जो है वो रिटेलर को बेच दिए, तो रिटेलर को उसके बदले उसने क्या लिया, रिटेलर से कैश लिया। और कैश के साथ उसने क्या लिया, उसने टैक्स भी चार्ज किया रिटेलर के ऊपर, कितना, 17%। तो कैश के साथ उसने टैक्स भी लिया। मोबाइल आउट हो गए फैक्ट्री से, तो जो साथ उसने टैक्स लिया आगे, उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। ये इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक है। कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कमोडिटी, कोई भी जो है चीज इन करते हुए फैक्ट्री में, हम उसके ऊपर जो परचेजिंग करते हुए जो टैक्स देंगे, दैट इज इनपुट टैक्स। और कोई भी चीज जो हम आउट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, तो उस पे जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, दैट इज आउटपुट टैक्स। क्योंकि ये हमने पे किया पीछे बैक एंड पे, जो भी इसका सप्लायर था, हमने उसे पैसे भी दिए, उस पैसों के साथ कुछ टैक्स की अमाउंट भी दी। और ये जो है हमने चीज आगे फर्दर जो है वो रिटेलर को या आगे कंज्यूमर को बेची, तो हमने कंज्यूमर से जो है वो कैश भी लिया और साथ जो है वो टैक्स भी लिया अपनी चीज आउट करते हुए, तो इसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। अब यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताए, और अगर किसी को समझ आ गया है तो फिर भी मुझे बताए कि यस और नो में। समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज करें, नो का चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है। अगर आ गया है समझ, तो फिर भी यस का मैसेज करें। तो मैंने कोशिश की है कि सिंपल इसे करने की। अच्छा, तो वो वीडियो में यही बात कर रहा है, इसी मॉडल को वो एक्सप्लेन कर रहा है। ओके जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉ की तरफ कि वो क्या कहता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है। अच्छा, अब कुछ इसमें चीजें, कुछ कंसेप्ट जो है हम और पढ़ते जाएं। इतना आसान करने का मकसद ये था ताकि हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझ सकें। कल हमने एक बात की थी हमने एक बात की थी कि जो है जैसे अभी भी हमने बात की, जब कोई भी फैक्ट्री जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई जो है वो उसने फर्म खोली हुई है, कोई कंपनी, तो पीछे से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वो जो उसे सप्लाई कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का, वो आगे बेच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल बात कर लेते हैं, जैसे पहले भी हमने बात की थी, कोई दाना बना रहा है जमीन से, निकाल कोई ऐसी वो पल्प निकाल रहा है दरख्तों से, उसका वो क्या कर रहा है, दाना बना रहा है जिसे शाहपुर बनते हैं। वो प्रोड्यूसर हुआ जो फर्स्ट टाइम है। प्रोड्यूसर क्या करता है, आगे मैन्युफैक्चरर को वो दाना बेच देता है। जैसे प्रोड्यूसर फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा, दाना जो है वो अभी हमने ओपन नहीं किया, पेज नंबर की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही समझ रहे हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक पर्सन था, एक किसान था या एक प्रोड्यूसर था, उसने एक शापर बनाने, छोड़े, कोई और सिंपल एग्जांपल करते हैं। जैसे कि किसान है, किसान ने गंदम जो है वो उगाई, ग्रो की। अब जैसे किसान ने जो है गंदम उगाई, उसने आगे जो है, किसान क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इसने, तो किसान जो है प्रोड्यूसर कहलाएगा। ये आगे क्या करेगा, अपनी जो गंदम है, गंदम पे वैसे टैक्स नहीं है, ये आगे क्या करेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे अपनी गंदम किसे सेल कर देगा, कि मिल वाले को। एक कोई भी जो बिस्किट बनाने वाली मिल है, जो बिस्किट बनाती है, ये उसे जो है वो अपनी गंदम जो है वो सेल कर देगा। एक किसान ने गंदम ग्रो की, आगे उसने गंदम जो है बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी थी, उसे सेल आउट कर दी। जब इसने इसे सेल आउट की, तो किसान जो है, जैसे हमने पढ़ा कि पूरी सप्लाई चेन में तो टैक्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह,
तो किसान जो है इससे टैक्स डिडक्ट करेगा आगे। फॉर एग्जांपल ये लू कंपनी थी जिसके बिस्किट होते हैं, या कोलसन कंपनी थी, लू अगर कंपनी थी, तो लू कंपनी से किसान कितना इसने कितने मन गंदम बेची, इसने इसे 100 मन गंदम बेच दी। 100 मन जो है वो गंदम जो है इसने इसे बेच दी, और लू कंपनी से इसने 100 मन गंदम के ऊपर 17% के हिसाब से टैक्स इकट्ठा कर लिया। 17%। ये किसान ने ये टैक्स इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इसने चुप करके महीने की अपनी रिटर्न फाइल की, और हुकूमत को बताया, एफबीआर को बताया, जी मैंने 100 मन गंदम जो है बेची थी लू कंपनी को, और मैंने 17% टैक्स इकट्ठा कर लिया था, और 17% ये इकट्ठा करके मैं जो है डिपार्टमेंट को जमा करवा रहा हूँ। इसने चालान भरा और जमा करवा दिए पैसे बैंक में। ये तो होगी इस तरह बात। अब लू कंपनी क्या करती है, लू कंपनी आगे ये करती है कि ये जो गंदम उसने खरीदी है इसमें वैल्यू एडिशन करती है, वैल्यू ऐड करती है। मतलब इसमें कुछ ऐसा ऐड करती है कि वो गंदम की जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाए, बहुत गुना। जैसे ये मोबाइल कंपनियां शीशा प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का मिक्सचर करके इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं कि वो एक मोबाइल फोन बन जाता है। इसी तरह जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो गंदम को बिस्किट में कन्वर्ट कर रही है, उसमें चेंजेस ला रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है जो नेचर ने चीज प्रोड्यूस की थी, और उसके बाद फाइनल जो है वो एक गुड या कमोडिटी बना रही है कंज्यूमर को यूज करने के लिए। अच्छा, तो लू कंपनी इसमें वैल्यू एडिशन करती है, वैल्यू एडिशन करके ये काफी सारे बिस्किट के जो है कार्टन जो है बना लेती है, और बना के जो है ये किसे भिजवा देती है, होलसेलर को। होलसेलर को चले जाते हैं सारे, काफी सारे बिस्किट्स के जो कार्टून है ये होलसेलर को चले जाते हैं। अब जब लू कंपनी ने फॉर एग्जांपल इसने बनाए 500 कार्टून, 500, अब ये होलसेलर के पास चले गए, इसने होलसेलर पे क्या किया, इसने भी 17% के हिसाब से टैक्स इकट्ठा किया, 17% के हिसाब से। अब होलसेलर ने क्या किया आगे, आगे उसने रिटेलर को बेच दिए। रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर से भी उसने 17% जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब ये एक पूरी चेन है। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसी चेन क्यों है, क्या मतलब कि सेल टैक्स जो है क्यों नहीं, मतलब हम डायरेक्टली कलेक्ट क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी चेन का मकसद क्या है, क्या इसका इशू है? कोई मुझे बता सकता है कि ये चेन का क्या मतलब है? कल हमने कम्प्रीहेंसिवली इसे अंडरस्टैंड किया था कल के लेक्चर में। कोई भी पर्सन जो बताना चाहे। एग्जैक्टली हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, एक ही दफा क्यों नहीं दे देते? जी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो सेल्स टैक्स है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, वो किसी इनडायरेक्टली लिया जाता है। जो भी पर्सन उस सेल को परचेज करेगा उस पर वो टैक्स लिया जाएगा बगैर किसी तफरीक के। चाहे अमीर परचेज करे, गरीब परचेज करे, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, सबसे सेल टैक्स लिया जाएगा। सेल टैक्स किसने पे करना होता है? कंज्यूमर ने। जो लास्ट में कंज्यूमर होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है, उसने सेल टैक्स पे करना होता है। हम इसे दोबारा देख लेंगे थोड़ा सा। पहले किसी का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे सिंपल थोड़ा सा समझाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, सेल टैक्स जो है वो किसने पे करना होता है? कंज्यूमर ने। सेल टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स जो है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो ये किस पे लगता है? ये किस पे लगता है? ये कंज्यूमर पे लगता है, उस पर्सन पे जो क्या करता है। उस पर्सन पे ये लगता है ये टैक्स जो उस गुड को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है उस गुड को। कंज्यूम का मतलब होता है
यूज करना, सारिफ जिसे कहते हैं। तो सेल टैक्स उस पे लगता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है, जो पर्सन कंज्यूम करता है, लास्ट कंज्यूमर। तो फिर होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी शॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल कि पेप्सी की बोतल बनती है, तो पाकिस्तान की जितनी शॉप्स हैं जहां जहां चीजें बिकती हैं, तो हर शॉप पे जो है एक टैक्स का पर्सन बैठा होना चाहिए, और वहां पे वो हिसाब किताब रखता जाए। जी आज एक बोतल बिकी है, आज सर्फ का एक पैकेट बिका है, आज आज माचिस का एक बॉक्स बिका है। तो इस तरह से जो है आज लेस के इतने पैकेट बिके हैं जी, और हर बंदे से कहे जी मुझे 60 टैक्स जमा करवाते जाओ। तो दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट। हम कभी भी ये नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम हर शॉप पे जाने की बजाय हम बैक एंड पे, जहां से वो चीज जो है जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है, हम वहां पे जाके उस जगह को पकड़ेंगे। हमने फॉर एग्जांपल ये देखना है कि पूरे पाकिस्तान में कितनी शॉप्स के ऊपर कितनी बोतलें जो हैं वो बिक रही हैं, पेप्सी की और कोक की। तो हर बोतल पे हमने 5% टैक्स लेना है, तो हम पूरे पाकिस्तान की हर शॉप के ऊपर एक एक टैक्स इंस्पेक्टर को बिठा देंगे। तो ये तो गलत बात है, मतलब कि ऐसे तो नहीं हो सकता, टैक्स डिपार्टमेंट कंगाल हो जाएगा। तो अब बजाय हम ये करने के, हम समझदारी का काम करें, हम ऐसे करें कि बोतल बना कौन रहा है। हम कहेंगे जी बना रही है पेप्सी कंपनी। तो हम पेप्सी कंपनी में कंपनी से कहेंगे भाई तुमने रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना है, कितनी बोतलें बना रहे हो, हर बोतल पे तुमने हमें टैक्स देना है, तुमने हमें टैक्स कलेक्ट करके देना है, लेके देना है। तो पेप्सी कंपनी क्या कहेगी, वो जी मतलब जितनी बोतलें बनाएगी वो बता देगी कि जी ठीक है, मैंने आज 1 लाख बोतलें बनाई हैं, तो मैं इतना टैक्स जो है वो आपको दे रही हूँ। तो बजाय पूरे पाकिस्तान की हर शॉप पे, हर मॉल पे हमें अपना इंस्पेक्टर, अपना एम्प्लॉय बिठाने की बजाय हमने कंपनी से कहा, और कंपनी ने हमें खुद टैक्स कलेक्ट करके भी जमा करवा दिया, और साथ जो है डिपार्टमेंट का भी फायदा हो गया। तो अब मसला ये है कि कंपनी, सम टाइम कंपनियां भी झूठ बोलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स है 17%। फॉर एग्जाम्पल एक पेप्सी कंपनी है, उसने क्या किया, उसने 1 लाख बोतलें जो है प्रोड्यूस की रियल में, 1 लाख इन रियल। लेकिन उसने आगे होलसेलर को बेच दी। अब फॉर एग्जाम्पल हम वैसे एज्यूम कर लेते हैं, अगर 1 रुपए की एक बोतल थी, 1 रुपए की एक बोतल थी, एक बोतल की कीमत 1 रुपया थी, तो एक बोतल के ऊपर टैक्स कितना था, 17%। तो अच्छा तो ये था कि पेप्सी कंपनी हमें क्या करती, 1 लाख रुपया तो उसकी अपनी कीमत होगी, और 17% ऊपर लगाती, तो 17,000 रुपया, 17%, 17,000 रुपया जो है हमें चुप करके टैक्स की अमाउंट जमा करवा देती 17% के हिसाब से। लेकिन पेप्सी कंपनी ने कहा अब ये टैक्स किसने देना है, ये पब्लिक ने देना है, जो लास्ट में कंज्यूमर जो है चीज को कंज्यूम करेगा। अब पेप्सी कंपनी ने ये कहा, उसने एक चाल चली, उसने थोड़ी सी ओवर क्लेवर बनी वो कंपनी। उसने ये कहा कि अगर मैं यहाँ पे सेल जो है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है, मैं सेल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड में जो है वो 1 लाख के बजाय 80,000 जमा कर शो करवा देती हूँ। उसने आगे होलसेलर था, एक होलसेलर था, होलसेलर को उसने जो चीजें बेची, तो उसने यहाँ पे शौक, चीजें तो उसने रियल में तो 1 लाख बेची, लेकिन उसने पेप्सी ने जब अपने अकाउंट्स बनाए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाई, तो उसने कहा मैंने जो है फलां सेलर को 80,000 बोतल जो है वो बेची हैं, और ये 80,000 पे टैक्स बनता है, ये जो टैक्स काट के वो डिपार्टमेंट को जमा करवा देगी, मतलब ये 17%। अब यानी कि जहां पहले हमें टैक्स मिलना था 1 लाख के ऊपर 17,000, अब यहाँ पे हमें टैक्स मिलना है 80,000 के ऊपर 17%। तो हमें यहाँ क्या हुआ, डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ, उसने जो है डिसीविंग की, धोखा दिया डिपार्टमेंट को। अच्छा एक तो उसने धोखा ये दिया कि सेल जो है वो थोड़ी शो करवाई। अब दूसरा उसने धोखा क्या दिया कि जो 17% रियल में, तो उसने 1 लाख बोतलें ही बेची ना, रियल में जो उसने बोतलें इसे बेची वो तो 1 लाख ही थी, लेकिन जो हमें शो करवाई वो 80,000 शो करवाई। जब रियल में उसने 1 लाख यहाँ पे बोतलें बेची हैं, तो उसने टैक्स 1 लाख के ऊपर ही लिया। जब 1 लाख के ऊपर जो उसने टैक्स लिया, वो यहाँ पे उसने कलेक्ट किया 17,000 रुपीज, और हमें जो शो करवाया 80 मतलब 1000 के ऊपर, देख लें 17% कितना बनता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं 15,000 रुपये बनता है 80% के ऊपर।
तो अच्छा जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उसने 1 लाख बोतलें आगे बेची, होलसेलर को जो है 1 लाख रियल में बेची, और कागजों में जो डॉक्यूमेंट शो करवाई हमें अकाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को, वो शो करवाई कि हमने जी होलसेलर को 80,000 जो है वो बोतल सेल की हैं। अब रियल में उसने 1 लाख सेल किए हैं, जब क्योंकि रियल में जब 1 लाख सेल किए हैं तो उसने उसमें रियल में टैक्स कलेक्ट किया है, क्योंकि हमने टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार पेप्सी कंपनी को दिया। तो टैक्स उसने कितना कलेक्ट किया? उसने टैक्स कलेक्ट किया 17,000। लेकिन डिपार्टमेंट को उसने क्या शो करवाया कि मैंने जो है बोतलें 80,000 मतलब सेल की हैं, और उस पर 17,000 नहीं, बल्कि उसने डिपार्टमेंट को शो करवाया कि जब मैंने बोतलें 80,000 सेल किया तो मेरा टैक्स 15,000 बनता है, और 15,000 ये मैं आपको टैक्स जमा करवा रही हूँ। तो एक तो उसने जो है वो सेल जो है वो गलत शो करवाई, और दूसरा उसने जो है टैक्स भी जो हमारा 2,000 रुपया बनता था वो भी खा गई कंपनी। तो ये जो 2,000 रुपये हमारे बनते थे, तो वो जो कंपनी थी बोटल्स बनाने वाली, तो वो ये भी खा गई। तो एक तो उसने धोखा दिया, और दूसरा जो टैक्स के पैसे थे वो भी खा गई। अब आप देखते होंगे कि पेप्सी या कोका कोला या और जितनी कंपनियां हैं, इनके साबुन के ऊपर प्राइस लिखी होती है, इतने परसेंट सेल्स टैक्स है एंड इतनी जो है उसकी रिटेल प्राइस है। तो वो काम पे थोड़ी ना बेचेंगे अगर वो फेक डबल। बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं कि डबल अकाउंट्स बनाती हैं। एक एक अकाउंट जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बनाती हैं, और एक अकाउंट जो है वो अपनी मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए। तो इसी वजह से तो इस तरह उन्हें क्या फायदा होता है? कंपनी को उन्हें ये फायदा होता है कि वो अपना तो मुनाफा कमाती कमाती हैं, लेकिन जो हुकूमत का टैक्स होता है वो उसके बहुत सारे पैसे उन्हें मिल जाते हैं बेतहाशा। उन्हें टैक्स की जो अमाउंट है वो मिल जाती है, और वो टैक्स के पैसे भी खुद कंपनियां खा जाती हैं, और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में इशू है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताए मैसेज में, या माइक्रोफोन ऑन करके अपना। जी मुझे बताया किसी को अगर समझ नहीं आया, ताकि हम आगे चलें। ओवरकम पे हम आते हैं, ओवरकम ही पढ़ेंगे आगे। आप मुझे बताएं, क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू मुझे बताए ताकि हम आगे बढ़े। कोई इशू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम का कोई इशू नहीं है। अब फ्रैंकली जो है मुझे बताएं, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई कंसर्न है, अगर समझ ना आया हो। ओके, ठीक है। तो ये है जी तो इस तरह से टैक्स फ्रॉड बहुत कमिट होता है। तो इन्होंने क्या किया, और दूसरा हमारे लिए हर शॉप के ऊपर पर्सन को बिठाना मुश्किल है, तो हमने कंपनीज को टास्क दिया हुआ है। एफबीआर की जगह पे जो कंपनीज हैं वो टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। कंपनीज हमारे एजेंट बने हुए हैं, हमें टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। वो इस जरूरी नहीं है कि वो सच बोले, तो वो झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसी पूरी चेन को, इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए जो है वो हमने क्या किया हुआ है, हमने सबको इस सप्लाई चेन में साथ रखा है। हमने पेप्सी कंपनी को ये कहा कि आप जब बोटल्स बनाएंगी और आगे इसे सप्लाई करेंगी होलसेलर को, जब होलसेलर को सप्लाई करेंगी आप हर महीने रिटर्न फाइल करेंगी, हर मंथली आप रिटर्न फाइल करेंगे। आपके लिए लाजिम है कि आप महीने में रिटर्न फाइल करें। अच्छा, होलसेलर साहब जो हैं उसे भी एफबीआर बाउंड करता है कि आप भी हर महीने लाजमी रिटर्न फाइल करेंगे, गोशवारा भरेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि होलसेलर के बाद रिटेलर है। रिटेलर को भी ये कहा जाता है कि आप भी, जो बड़े रिटेलर हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप भी हर महीने लाजमी रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, ये आपस में तीनों जो लोग हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, वो मैं यहाँ नहीं लिख सका। ये जो तीनों लोग हैं, पूरी जो चेन है बनने से लेकर लास्ट तक, इन सबको कहा जाता है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। अब जब ये रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई ना कोई एक तो सच बोलेगा।
फॉर एग्जाम्पल होलसेलर जो था वो ईमानदार इंसान था। पेप्सी कंपनी ने, जब पेप्सी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी अपनी कंपनी ऑफिस के अंदर, और होलसेलर जो है वो अपने जो है गोदाम में अकाउंट बनाएगा। जो पेप्सी कंपनी ने झूठ बोला कि मैंने इसे 1 लाख की सेल कर दी है, सॉरी 80,000 की सेल की है इन 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 रिकॉर्ड, मतलब कि जो कंपनी का रिकॉर्ड था टैक्स रिकॉर्ड के लिए। तो लेकिन होलसेलर जो था उसने, वो ईमानदार इंसान था, उसने कहा नहीं सर, मैंने तो इससे 1 लाख बोतलें खरीदी हैं। मैंने कितना टैक्स से पे किया है 1 लाख के ऊपर? मैंने तो 17,000 पूरे का पूरा पे किया है। होलसेलर जब अपनी मंथली रिटर्न फाइल करेगा, तो इस तरह ये क्या पकड़ी जाएगी कंपनी, इसका जो टैक्स फ्रॉड इसने किया है वो पकड़ा जाएगा, या ये झूठ बोल रहा है या फिर ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरह ये पूरी जो चेन है, प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, इन सबको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन जो था, ये पेप्सी कंपनी जो है रिटर्न फाइल करती है और ये होलसेलर जो है रिटर्न फाइल नहीं करता, तो फिर होलसेलर को जो है, होलसेलर होलसेलर को भी टैक्स के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और पेप्सी कंपनी को भी नहीं मिलेंगे। हालांकि पेप्सी कंपनी का इसमें कोई कसूर नहीं है, पेप्सी कंपनी अब महीने की रिटर्न खुद फाइल कर रही है, उसे वो रेगुलर है, पैसे भी टैक्स की जमा करवा रही है, लेकिन रिटर्न भी फाइल कर रही है, लेकिन होलसेलर चाहे वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। तो इस होलसेलर की वजह से पेप्सी कंपनी को भी इशू होगा, इसे भी जो टैक्स के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के ये रिटेलर था, ये रिटेलर साहब थे, ये होलसेलर के साथ कनेक्ट थे। तो अगर ये होलसेलर जो है ये रिटर्न फाइल नहीं करता, तो इस रिटेलर को जो भी है टैक्स के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये चेन इतनी बड़ी इसलिए बनाई गई, इन पे इसलिए लास्ट जो है वो अप्लाई किए गए, ताकि ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग एक दूसरे को फोर्स करें, प्रेशर डालें। अगर पेप्सी कंपनी कहेगी होलसेलर को, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बेनिफिट्स नहीं मिलने टैक्स से, लिहाजा मैं तो जो है मैं तो जो है आपको माल नहीं बेचती। और होलसेलर आगे रिटेलर को कहेगा कि अगर आप जो है रिटेलर साहब अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते जो मंथली है, तो मैं तो आपको नेक्स्ट टाइम माल नहीं बेचूंगी। तो ये इसलिए पूरी की पूरी चेन को, ताकि एक तो सेल्स का हिसाब रहे, अब हर बंदा रिटर्न फाइल करेगा उसकी अमाउंट का, कितनी उसने चीजें बाय की, आगे कितनी सेल की, तो सारे के सारा ताकि हमारे पास जो है पूरा रिकॉर्ड रहे डिपार्टमेंट के पास, और हिसाब रहे, ताकि हम गलत सेल्स को जहां भी वो हो उसी टाइम हम उसे कैप्चर कर लें और टैकल कर लें। और आपको कल याद होगा कि मैंने बताया था क्रस्ट एक सॉफ्टवेयर है, क्रस्ट सॉफ्टवेयर यही काम करता है। वो रातों रात बैठा रहता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर, उसका काम यही होता है एनालाइज करना रिस्क को, कि कौन झूठ बोल रहा है पूरी चेन को, और सुबह वो ऑफिसर को बता देता है कि जी यहाँ पे एक गड़बड़ है, आप इसे चेक करें। अब यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, हो गया है सबको क्लियर? जल्दी से, इंस्टेंटली, क्विकली मुझे जल्दी से बताएं, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर मुझे बताएं, हो गया क्लियर सबको? मुर्तजा साहब आपको अलर्ट रहना होगा, आपको जो है टॉप करना है केपीके में। अच्छा जी, हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं, हमने पीछे जो इतनी लंबी कहानी पढ़ी, ओके, अब हमने शुरू में बात की थी प्रोड्यूसर की, जैसे किसान की हमने बात की थी, गंदम प्रोड्यूस कर रहा है किसान, जब गंदम आगे सेल करेगा, प्रोड्यूसर है, सॉरी माजरत के साथ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो आगे क्या करेगा, प्रोड्यूसर के बाद वो मैन्युफैक्चरर को बेच देगा गंदम। जो मैन्युफैक्चरर कौन है? बिस्किट बनाने वाली कंपनी, लू कंपनी या कोलसन, कोई भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर जो है बिस्किट बनाएगा, बना के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देगा। और डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करेगा? होलसेलर को सेल कर देगा। होलसेलर को सेल कर देगा। अब होलसेलर आगे क्या करेगा? रिटेलर को सेल कर देगा। और रिटेलर आगे क्या करने वाला है?
कंज्यूमर को सेल कर देगा, एंड कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, ये आपने देख ली पूरी की पूरी चेन। अब इसे आप गौर से देखें, मैं मेरी जो है वो चैट बॉक्स देख लूं, जरा सेट कर लूं। तो ये जो है इस तरह से जो है कंज्यूमर को ये, अच्छा अब ये प्रोड्यूसर हो गया, गंदम बनाने वाला किसान हो गया, सॉरी पैदा करने वाला किसान हो गया, उगाने वाला। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास आ गई, उसने क्या किया, आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे क्या किया, उसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को सेल कर दी, और होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को। अच्छा, ये लफज यहाँ पे बायर पे टैक्स क्यों नहीं लगाया गया है? बायर पे टैक्स नहीं है, टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे है, जो एंड कंज्यूमर के ऊपर टैक्स है। जो लास्ट सेल टैक्स किस पे है, ये आपने बात याद रखनी है। सेल टैक्स एंड कंज्यूमर पे है, वो लास्ट पर्सन जो उस चीज को कंज्यूम करे। इसीलिए लफ्ज जो है यहाँ पे बायर नहीं रखा गया। अगर ये बात करते कि लास्ट बायर के ऊपर टैक्स है, तो बायर फिर क्या होता, बायर कौन होता? वो चीज तो आगे बिकती रहती, लास्ट बायर का हिसाब ही ना होता। तो लफ्ज कंज्यूम का इंग्लिश में मतलब ये है, जो उस चीज को कंज्यूम करे, खर्च करे, उसे यूज कर ले, उसे खत्म कर दे, उसके बाद वो जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये पॉइंटर्स हैं। अब मैं क्या हूँ, अब ये क्या, ये 3 पॉइंटर्स हैं मेरे पास। अब क्या हुआ कि डॉलर कंपनी है, तो उसने पहले पहले प्रोड्यूसर से किसी से केमिकल्स लिए इसकी इंक बनाने के लिए। उसके बाद प्लास्टिक किसी से लिया, वो उसके बाद उसने जो डॉलर कंपनी थी, मैन्युफैक्चरर थी, उसने इन्हें मैन्युफैक्चर किया, अच्छी सी शेप दी, शक्ल दी, खूबसूरत बनाया, इससे कलरिंग की, इसमें वैल्यू ऐड की। वरना अगर ये पीछे अकेली स्याही होती या अकेला प्लास्टिक होता, तो इसकी कोई इसमें वैल्यू नहीं थी। हम कहते हैं ना, इस चीज की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक बेकार चीज है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। प्लास्टिक तो वैसे बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सिवाय के वो कुछ रुपए किलो बिक जाए। तो उसमें इन्होंने ये क्या किया, उसमें इसने क्या किया कि डॉलर कंपनी ने जो है ये इसमें वैल्यू ऐड की, इसे एक प्लास्टिक से कन्वर्ट करके इस चीज की इसे शक्ल दे दी, इसे एक अच्छे से मार्कर की शक्ल दे दी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास किया, जो पूरे सिंध का या पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर था, 4 डिस्ट्रीब्यूटर थे चारों सूबे के, उसने जो है वो भावलपुर के होलसेलर को भेज दी, और होलसेलर ने फाइनल एक रिटेल शॉप को भेज दी, और रिटेल शॉप से मैंने इसे बाय कर लिया। तो मैं अब इसे कंज्यूम करूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा मैं इसे फेंक दूंगा। इसके बाद इसका आगे कोई काम नहीं, मैं आगे किसी को ये सेल करने की चीज काबिल नहीं है, तो इसे सिर्फ मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। इसलिए जो कंज्यूमर के ऊपर जो है टैक्स है, इसलिए सेल टैक्स जो है वो सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर है। तो इसलिए बार बार जो लफ्ज जो है वो कंज्यूमर यूज किया गया है। और ये जितने लोग थे, जो प्रोड्यूसर था, मैन्युफैक्चरर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, होलसेलर था, रिटेलर था, एंड कंज्यूमर था, सप्लाई का लफ्ज बार बार इसलिए यूज किया गया। अब एक कंपनी थी, वो ये कहती मैं तो जो है मैं तो चीजें सेल नहीं कर रही। मतलब सेल तो उसे कहेंगे जिसकी कोई कीमत हो वो अदा कर दी जाए। वो कहती है, फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर था या एक मैन्युफैक्चरर थी डॉलर कंपनी, ये डॉलर कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर थी। डॉलर कंपनी ये कहती है मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें सेल नहीं कर रही, टैक्स डिपार्टमेंट को कहती है। तो टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा क्या कर रही हैं आप? वो कहती है मैं तो इसे जो है वो सप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर साहब कहते हैं जी मैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि चीजें टैक्स जो है वो सेल्स पे है। वो कहता है मैं जो है रिटेलर को चीजें सेल थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उसे सप्लाई कर रहा हूँ। ये पीछे डॉलर कंपनी जाने या रिटेलर जाने, मैं तो बीच में मिडल मैन हूँ, मैं तो सप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जब सेल का उसने सेल को ही गलत साबित कर दिया कि ये चीज सेल ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उस पर टैक्स ही नहीं है। टैक्स तो किस पे? सेल पे है, सेल्स टैक्स। जब सेल ही नहीं हुई, उसने यही साबित कर दिया ये चीज सेल ही नहीं है, तो टैक्स क्या हुआ? टैक्स को तो हुआ ही नहीं।
वो ये कहेगा डिस्ट्रीब्यूटर कि आप मैन्युफैक्चरर से पूछें, मैं तो मिडल मैन हूँ, मैं तो सिर्फ आगे सप्लाई कर रहा हूँ। रिटेलर आगे जब चीज सॉरी होलसेलर जो है वो जब चीज आगे रिटेलर को बेचेगा, वो कहेगा आप पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से पूछे, मैं तो उसका माल आगे रिटेलर को सप्लाई कर रहा हूँ, मेरा तो कोई किरदार नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका माल जो है वो आगे सप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये वजह है, मतलब सारा ये इशू है कि मतलब इसलिए जो है लफ्ज जो है सेल्स टैक्स में आपको हर जगह आप पढ़ेंगे, वहां कभी भी लफ्ज जो है वो डायरेक्टली सेल का यूज नहीं हुआ, वहां सप्लाई का यूज हुआ है। सप्लाई का इसलिए यूज हुआ है इन सब लोगों को इस नेट में लाने के लिए, जो अभी जाल बुना है टैक्स डिपार्टमेंट ने। टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत समझदार है, उसने इतना बड़ा जाल बुना है कि अब ये कोई भी पर्सन जो है वो भाग नहीं सकता, ये नहीं कह सकता ये चीज सेल ही नहीं है। आई थिंक आप सबको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज मैं इसके साथ ही और बताता चलूं, आपने परेशान नहीं होना, यही लेक्चर थोड़ा सा ऐसे है, बाकी आसान है, और इसमें जितना भी हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए। अच्छा, एक टैक्स एक चीज है और है, जैसे इनकम टैक्स है। मेरा नाम जुनैद है, और अगर मेरे पे 5,000 रुपया साल का इनकम टैक्स लगता है, मैं 5,000 का चालान फिल करूंगा और बैंक में पे कर दूंगा, मैं पे करूंगा चालान। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज होता है। मतलब वो चार्ज किससे किया जाता है, चार्ज का क्या मतलब होता है, चार्ज का मतलब होता है मतलब कि वो लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, चार्जेस लगाए जाते हैं अगले पर्सन के ऊपर, जैसे। लेकिन सेल टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर ने पे नहीं करना, मैन्युफैक्चरर ने पे नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये नहीं पे करना, होलसेलर पे ने पे नहीं करना, रिटेलर ने पे नहीं करना, कंज्यूमर ने सिर्फ पे करना। अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी आ रहे थे पहले कि जी प्रोड्यूसर के ऊपर कितना टैक्स है। इसने यहाँ से फॉर एग्जांपल खाम माल जो था, इसने खाम माल गंदम उगाई, जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसने 100 मन गंदम मैन्युफैक्चरर को बेच दी। अब इसने तो मनों में गंदम बेची है मैन्युफैक्चरर को, और इसने 17% के हिसाब से इस पे इससे टैक्स ले लिया, इससे टैक्स ले लिया 17%। और इसने 100 मन, जैसे हमने पीछे पढ़ा, गंदम बेची है 100 मन। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर ने आगे क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने उस मनों को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया किस में, इसने आगे कन्वर्ट किया इसे बिस्किट्स में, बिस्किट को पैक किया और डब्बे बनाए और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिए। लेकिन फॉर एग्जांपल इसने 10,000 डब्बे बनाए, या इसने क्या, इसने भी 10,000 डब्बों पे जो भी उसकी वैल्यू बनती थी 17% के हिसाब से इसने भी आगे टैक्स ले लिया। अच्छा, जब डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स ले लिया, वो चीज चलेगी होलसेलर के पास, होलसेलर ने भी 17% टैक्स जो है वो आगे इससे पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद होलसेलर आया, होलसेलर ने रिटेलर से जो है 17% टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लिया। रिटेलर साहब ने आगे आगे क्या किया, कस्टमर से, जो एंड कस्टमर थे, कंज्यूमर थे, उनसे 17% टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब मुझे गौर से देख, चैट बॉक्स में मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा, मैं उसे सामने देख रहा हूँ लैपटॉप पे। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर था, या यही सारा पजल है, और यही जो है वो इसकी ट्रिक है। ये जो मैन्युफैक्चरर था, जब इसने खाम माल लिया 100 मन की सूरत में, मतलब बिल्कुल उसे रॉ सूरत में उसने बाई किया, तो इसने ये जो 17% टैक्स था ये किसे मतलब दिया, इसने 100 मन के ऊपर इसने दिया प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने इसे कलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया 17% प्रोड्यूसर को, और डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने जब चीज आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की, तो डिस्ट्रीब्यूटर से इसने 17% टैक्स कलेक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि ये एफबीआर ने कलेक्ट नहीं करना, ये मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करना। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो साहब थे, उन्होंने फिर मतलब आगे होलसेलर को जो भी सॉरी चीजें डब्बे वगैरह बेचे, तो होलसेलर से 17% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटर्न फाइल की और साथ डिपार्टमेंट को पे कर दिया। अब होलसेलर साहब जो थे, उन्होंने भी रिटेलर को कहा मैं तब माल दूंगा, 17% टैक्स दो पहले। 17% टैक्स इनसे लिया, और वो जो इन्होंने होलसेलर ने खुद जमा करवा दिया। अब रिटेलर ने आगे जनाब क्या किया, इन्होंने कस्टमर से लिया, कस्टमर से जब लिया तो इन्होंने महीने की रिटर्न फाइल की रिटेलर साहब ने, और इन्होंने ये 17% लेके जमा करवा दिया। अब मुझे ये बताएं कि
अब ये जब इसने एंड कंज्यूमर से 17% लिया, इस रिटेलर ने, इसने ये 17% क्या किया, लिया और लेके डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया रिटर्न के साथ। और इस रिटेलर, लेकिन पीछे इस रिटेलर का भी तो 17% कटा हुआ था जो रिटेलर ने अपनी जेब से दिया। एक तो रिटेलर ने पीछे अपनी जेब से दिया होलसेलर को, होलसेलर ने इसके पैसे जमा करवा दिए, और दूसरा रिटेलर ने आगे कस्टमर से काटे 17%, उसने खुद भी जमा करवा दिए। ये तो डबल टैक्स हो गया। उससे इसी तरह होलसेलर ने जो है, एक तो 17% रिटेलर से इकट्ठे किए, जमा करवा दिए आगे डिपार्टमेंट को, और उधर से होलसेलर ने जो है डिस्ट्रीब्यूटर को भी 17% जो है वो सप्लाईज के साथ पैसे दिए कैश की सूरत में, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके बिहाफ पे जमा करवा दिए। अब जो मैन्युफैक्चरर साहब हैं, एक तो 17% जो है उन्होंने इससे काटा डिस्ट्रीब्यूटर से और जमा करवा दिया मंथली रिटर्न, और पीछे 17% प्रोड्यूसर को भी दिया। तो ये तो इतनी करते करते करते, ये तो इतनी जितनी चेन बढ़ती जाएगी, ये तो डबल ट्रिपल जो है वो टैक्सेशन, टेट्रा जो टैक्सेशन होती जाएगी। तो ये तो मतलब यहाँ पे आते आते चीज का रेट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये आ रहा है सेल्स टैक्स में, कि जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो तो बेच रहे हैं गंदम, खाम हालत में बेच रहे हैं, खुली गंदम की सूरत में बेच रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर जो है वो तो बिस्किट में कन्वर्ट करेगा। अब मैन्युफैक्चरर बिस्किट बेचेगा, फॉर एग्जांपल ये अगर गंदम बेचते हैं, 1 मन गंदम अगर देते हैं, तो ये तो लेंगे 2,000 रुपया 1 मन गंदम के, और ये उस 1 मन गंदम को 2,000 बिस्किट्स में कन्वर्ट करके उसी के 50,000 या 10,000 कमा लेगा। तो अब इस पे टैक्स का हिसाब कैसे होगा? मतलब कि ये खाम माल दे रहा है, ये उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है, वैल्यू एडिशन करके आगे उसे पैकिंग कर रहा है, आगे बेच रहा है। तो इन सब का जो है वो मतलब हिसाब किताब कैसे होगा सेल्स टैक्स का? अगर चेन बना भी दी है तो क्या मतलब इसका तरीकाकार किया जाएगा? तो क्या मतलब इसका वो होगा, मेथोडोलॉजी इसकी क्या होगी सेल्स टैक्स की, इस पूरी चेन को, ताकि टैक्स भी जो है डबल ना हो, टैक्स भी डबल टैक्सेशन ना हो, सिंगल टैक्स रहे जो सिर्फ ये कंज्यूमर साहब जो हैं ये सिर्फ पे करें और कोई ना पे कर सके। तो ये फिर क्या इसका हिसाब किताब होगा? तो इस हिसाब किताब को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है लॉ में, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। सॉरी, मुझे गलती होगी, मैंने उसे डिलीट कर दिया सब चीजों को। जैसे हमने पहले बात की कि किसान था, जल्दी से मैं बना लेता हूँ, किसान था, उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरर था, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर था, आगे की चेन आपको पता है, एंड होलसेलर एंड जितने भी हैं, ये तीन की हम सिर्फ बात कर लेते हैं। हमने कहा कि इसने जब गंदम बेची 100 मन तो मैन्युफैक्चरर को, तो किसान ने जो है 17% के हिसाब से जितनी भी गंदम बेची टैक्स इससे ले लिया मैन्युफैक्चरर से, 17% के हिसाब से। और मैन्युफैक्चरर ने आगे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को जब बिस्किट्स बेचे तो डिस्ट्रीब्यूटर से 17% ले लिया, बना ही लेते हैं। इसने आगे होलसेलर को बेचे, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर से 17% कलेक्ट किया, और होलसेलर के बाद रिटेलर, एंड रिटेलर के बाद जो है फाइनली कस्टमर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं, मुझे तब पता चलेगा कितनी समझ आई है आपको। मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्स है, जो किसान, ये जो किसान, इसकी बात हम नहीं करते, ये जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने ये वाला जो टैक्स है जो रेड कलर में है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जो 17% टैक्स है रेड कलर में, जिसपे मैंने दायरा लगा दिया है, तो ये 17% मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, हमने पीछे इनपुट और आउटपुट का जो टैक्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये इन आउटपुट टैक्स होगा मैन्युफैक्चरर के लिए। सॉरी, ये जो है किसान ने हाँ जी, ये बिल्कुल जो है
किसान ने उसको मैन्युफैक्चरर को दी है, तो किसान के लिए ये इनपुट टैक्स होगा, और मैन्युफैक्चरर के सॉरी मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स होगा, किसान के लिए आउटपुट टैक्स होगा। जी कोई और बताना चाहे मुझे? फैजान अली साहब ने बताया कि आउटपुट टैक्स है। जी कोई भी और पर्सन मुझे बताना चाहे? आमना बतूल ने बताया आउटपुट टैक्स है। कोई भी और पर्सन जल्दी से, इंस्टेंटली, क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपका इनपुट टैक्स। मुर्तजा का खेल बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा मैं आपको खास तौर पे। इट्स आउटपुट टैक्स। गलत, गलत, पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत बताया है। हमने पीछे जो कंसेप्ट पढ़ा है, जो आपको वीडियो दिखाई है, उस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने बात की थी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो जब किसी के पास भी इन होगा माल, ये जो किसान था ये तो फर्स्ट पर्सन था, इसने आउट किया, इसने अपने गंदुम के खेत से, मतलब अपने गंदुम के खेत से चीज आउट की, तो आउट की तो ये इसकी होगी आउट, इनपुट आउटपुट जो हमने मॉडल पढ़ा है, तो इसकी सप्लाई जो थी आउट होगी इसकी। तो इसके लिए ये जो टैक्स होगा 17%, ये कहलाएगा आउटपुट टैक्स। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरर साहब थे, इन्होंने ये जो माल जो था यहाँ पे वो इन किया अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर साहब ने, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो 17% किसे पे किया? किसान को। माल इन्होंने इन किया, इन करके इन्होंने 17% किसे पे कर दिया? इन्होंने किसान को पे कर दिया। तो इनके लिए क्या है? इनपुट टैक्स। क्योंकि टैक्स हमेशा माल के ऊपर है, सप्लाईज के ऊपर है। तो जब सप्लाई इन हुई तो दैट इज इनपुट टैक्स, और जब सप्लाई आउट हुई दैट इज आउटपुट टैक्स। वेरी सिंपल। जब इसकी इसकी प्रीमिस से पे, इसकी हदूद पे सप्लाई इन होती है दैट इज इनपुट टैक्स, और जब इसकी हदूद से सप्लाई आउट होती है, बाहर जाती है, दैट इज आउटपुट टैक्स। यानी कि यहां से इनसे सप्लाई जो है आउट होगी, तो ये जो 17% है इसने कलेक्ट किया, दैट इज आउटपुट टैक्स। और यहाँ पे इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये सप्लाई इन हो रही है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टैक्स हुआ इनपुट टैक्स। और जब इसके पास सप्लाई आउट हो रही है, और यहाँ पे आउट हो रही है, आउट होके कहाँ जा रही है? होलसेलर के पास। तो होलसेलर से जैसे टैक्स 17% लिया, दैट इज आउटपुट टैक्स। और इसके बाद जो है होलसेलर साहब जो थे, उन्होंने क्या किया? उनके पास सप्लाई इन हुई कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। तो ये जो टैक्स था 17%, ये होलसेलर के लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स। और जब इनसे होलसेलर से आगे सप्लाई जो है वो बाहर निकली इनके गोदाम से होलसेलर साहब के पास, तो इन्होंने जो आगे से रिटेलर से टैक्स कलेक्ट किया, दैट इज आउटपुट टैक्स। और रिटेलर जो थे, जब उनके पास उनकी शॉप थी छोटी सी किराने की, वहां पे जब सप्लाई इन हुई तो रिटेलर ने 17% पे किया था होलसेलर को, इनके लिए ये टैक्स था इनपुट टैक्स। और जब इनसे सप्लाई जो है वो आउट हुई कंज्यूमर की कंज्यूमर के घर के लिए, उसे यूज करने के लिए, तो कंज्यूमर से टैक्स इन्होंने जो इकट्ठा किया वो आउटपुट टैक्स। अब मुझे बताएं कि किसी को समझ आई या नहीं आई? अगर समझ नहीं आई, इसे हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किसान देखिए, अब किसान का इनपुट टैक्स क्या होगा? किसान का इनपुट टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात बार 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 करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर टैक्स होगा। तो इकोनॉमिक, ये पूरी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और किसान साहब जो थे, इन्होंने गंदम जमीन से उगाई है। वो एक नेचुरल एक्टिविटी है, अल्लाह ताला ने जो है गंदम जो है प्रोड्यूस की है, तो किसान ने उस पर मेहनत की है, और वहां से जो मतलब आगे मैन्युफैक्चरर को बेच दिया है। किसान फर्स्ट पर्सन है, इनका इनपुट टैक्स कोई नहीं होगा। लेकिन ये आउटपुट टैक्स जो है वो जरूर कलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर से। जब ये आउट करेंगे चीज, दैट इज आउटपुट टैक्स। और जब मैन्युफैक्चरर साहब इन करेंगे इनके लिए यही टैक्स, इनपुट टैक्स। और आगे मैन्युफैक्चरर जब ये चीज आउट करेंगे इनके लिए आउटपुट टैक्स। और डिस्ट्रीब्यूटर साहब जब इन करेंगे ये चीज, तो इनके लिए 17% इनपुट टैक्स। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चीज होलसेलर के पास आउट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टैक्स हो गया आउटपुट टैक्स। लेकिन होलसेलर जो है वो इन कर रहे हैं चीज को,
तो ये टैक्स उनके लिए होगा, इनपुट टैक्स। दैट इज वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे कोई मसला है मुझे बताएं। मेरे पास 17 पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही है। मैं एक एक से पूछना चाहूंगा। अंसर नकवी, फरहीन, फरुख सलीम, 080213, फैजान अली, 27 रोल नंबर, जबरान, खुशी, मोहम्मद मालिक, मुर्तजा का खेल, शाहरुख वसीम, सैयद सलमान शमसी। मुझे बताएं कि आपको कोई इशू। असल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो 17% टैक्स है, ये मतलब कि जो किसान ने मतलब जो है फॉरवर्ड किया उसको मैन्युफैक्चरर को, फिर उसके बाद वो गया उसके पास चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर उसके बाद सर वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर से फिर सर वो अपना उसके रिटेलर के पास चला गया। अच्छा सर, इसमें फिर जब कस्टमर तक पहुंचा ये 17% टैक्स, ये सर ये सारे स्टेप बाय स्टेप देते आ रहे हैं। हम्म। ये सर फिर इसमें जो मतलब के जैसे अपना मैन्युफैक्चरर ने सर 17% टैक्स पे किया। सही। उसके बाद सर स्टेप बाय स्टेप ये जैसे सर मतलब कि टैक्स ये तो 17%, फिर जब कस्टमर तक पहुंचेगा सर तो ये कितना टैक्स बन जाएगा? वो 17% ही रहेगा। वो हम ठीक हो बाद गया सर। बाद में उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसका फार्मूला है। तो ये इसके बाद हमने उसी पे चलना है। जब तक असल में ये समझ आ जाए तो फिर नेक्स्ट हम आगे मूव कर सकते हैं। जी सर, यानी सर मतलब कि जिसके पास हम मैन्युफैक्चरर के पास गया तो वो उसने अगर टैक्स पे किया तो सर उसके लिए वो इनपुट टैक्स हुआ, जब उसने सर आगे फॉरवर्ड किया उसको तो वो उसका आउटपुट टैक्स हो गया सर। आप इस पे जी आप सब लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। इस पे अभी हम बाद में बात करते हैं कि 17% ये डबल टैक्सेशन होगी। 17% मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको। इस पे हम बाद में बात करते हैं, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सिर्फ इतना बताएं कि इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इनपुट और आउटपुट टैक्स। यस इनपुट, सर, यस सर। किसी ऐसे कोई ऐसा पर्सन जिसे इनपुट आउटपुट का नाम पता चला हो? मिस आयशा, मिस आमना लाहौर से, क्या आपको समझ आया? मिस्टर अंसर नकवी, मिस्टर फैजान अली, आपको समझ आया? एंड मिस्टर मुर्तजा साहब, क्या आपको समझ आया? आप सही सही मुझे बताएं कि आपको समझ आया, क्योंकि ये अगर समझ नहीं आया तो हमारे लिए आगे बहुत इशू हो सकता है। ये मेन क्रक्स है। जैसे कहते हैं ना हर जिस्म का एक दिल होता है, तो इसलिए टैक्स का अगर दिल है तो वो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्विकली जल्दी से कुछ सेकंड के लिए जो है मैं इसे फिर रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया है मुझे एक आसान तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है वो फैक्ट्री थी, मतलब मिल कह सकते हैं इसे, घी मिल थी। एक ये घी मिल है। तो इसके पास जब भी कोई खाम माल आएगा, कोई सामान आएगा, ये चीज घी किससे बनाएगी? खाम माल से बनाएगी ना। कोई भी चीज चीज इसकी फैक्ट्री में जब इन होगी और दूसरे उसके बाद वो इस पे काम करेगी, उसे प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद आउट कर देगी। जब इन इन होगी कोई भी इसके पास चीज, और चीज इन होते हुए उसके ऊपर जब ये टैक्स देगी, दैट विल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स।
अब ये टैक्स किसे देगी? पीछे से उस पर्सन को जिसने जमीनों में से सूरजमुखी वगैरह या कोई भी दूसरे जो है वो फूल पौधे उगाए जिनसे घी या सरसों निकलता है, किसान। जब इसके पास ये खाम माल किसान का जो था वो आया, जैसे फूल वगैरह आए जिनसे तेल निकाला जाता है, घी मिल के पास, तो उस फूल वगैरह को खरीदते हुए इन्होंने जो किसान को जो पैसे पे किए, पैसों के साथ कुछ किसान ने इनसे 17% जो है वो टैक्स भी ले लिया। तो इस फैक्ट्री के लिए ये जो टैक्स हुआ, क्योंकि इसके फैक्ट्री में ये माल जो है वो इन हो रहा है, फैक्ट्री में माल जो है वो इन हो रहा है, आ रहा है। जब आ रहा है, चीज आ रही है, इसके ऊपर इन्होंने जो किसान को टैक्स दिया, दैट इज इनपुट टैक्स। और किसान के खेत से वो माल जो है वो मिल को जा रहा है। जब खेत से वो माल आउट हो रहा है तो किसान के लिए वो टैक्स क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। किसान के लिए जो टैक्स हुआ आउटपुट टैक्स। आगे ये क्या करते हैं, थोड़ी दूर उसके बाद ये चीज बना लेते हैं, शॉप को बेच देते हैं। तो शॉप ने जो घी मिल को जब पैसे दिए उस माल के अगेंस्ट, उसके साथ उन्होंने कोई टैक्स भी दिया, तो शॉप के लिए वो था इनपुट टैक्स। और जब शॉप ने आगे कंज्यूमर को सेल कर दिया तो उसके लिए वो आउटपुट टैक्स हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये जितनी लंबी चेन मर्जी बनाते जाएं। अब हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं इस सब चीज को। तो इनपुट टैक्स हमेशा किस पे होता है? इनपुट टैक्स हमेशा परचेजेस पे होता है। किस पे होता है? इनपुट टैक्स हमेशा परचेजेस साइड पे होता है। इनपुट टैक्स हमेशा परचेजेस पे होता है, परचेज साइड पे होता है। और आउटपुट टैक्स किस पे होता है? आउटपुट टैक्स सेल साइड पे होता है या सप्लाई साइड पे होता है। आउटपुट टैक्स हमेशा सेल्स या आम जुबान में सेल्स या सप्लाईज पे होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है कि इनपुट टैक्स किस साइड पे होता है? परचेजेस पे होता है, पीछे से जो भी हम परचेजेस करते जाएं। और आउटपुट टैक्स कहाँ पे होता है? सेल्स पे होता है, सप्लाईज पे होता है। तो ये था इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हम फाइनली कॉन्सेप्ट क्लोज हो गया, हम फाइनली मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी थोड़ी देर में। जी, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि इनपुट लेक्चर 5 ऑफ सेल्स टैक्स। अब बात करते हैं ला क्या कहता है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स लीविड अंडर एक्ट ऑन अ सप्लाई परचेज ऑफ गुड टू द पर्सन। यानी वो ये कह रहा है कि इनपुट टैक्स उससे कहेंगे, अब ये ला इसे डिफाइन कर रहा है, पहले हमने उसका जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। ला ये कह रहा है कि इनपुट टैक्स उसे कहेंगे इन अ रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब उस बंदे, एक रजिस्टर्ड पर्सन के साथ किसी का भी कोई रिलेशन हो किसी बिजनेस का, तो बंदे के लिए रजिस्टर होना जरूरी है। क्योंकि जो रजिस्टर होगा टैक्स वो देगा, जो रजिस्टर होगा वो टैक्स ही नहीं देगा। तो टैक्स लीविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, यानी कि यहाँ पे आपने लफ्ज जो सप्लाई है उसे काट के लिख देना परचेज। टैक्स लाई से सप्लाई की बात कर रहा है, क्योंकि पीछे से जो पहले से चेन आ रही है उसमें चीज सप्लाई हो रही है। जैसे किसान है सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर आगे सप्लाई कर रहा है, उसके बाद आगे सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लफ्ज सप्लाई का यूज किया गया। तो हम आम जुबान में समझने के लिए इसे कह सकते हैं परचेजेस। जो परचेज साइड पे टैक्स होगा दैट इज इनपुट टैक्स। तो आपने सप्लाई लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई परचेज्ड ऑफ गुड टू द पर्सन, मतलब वो ये कहता है कि जो जो भी बंदा चीजें खरीदेगा किसी दूसरे बंदे से, जब उसके पास चीजें इन होंगी अपनी फैक्ट्री में, दैट विल बी कॉल्ड द इनपुट टैक्स। वेरी सिंपल। आगे वो कह रहा है टैक्स लिविड अंडर दिस एक्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द पर्सन। तो वो ये कहता है कि जैसे हमने बात की फाइनल गुड्स की, तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, होलसेलर का एंड एक्सेट्रा बहुत लंबा।
तो एक बंदा है वो कहता है सर मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं हूँ, मैं तो फाइनल जो है मतलब गुड जो है वो ले रहा हूँ, फाइनल गुड जो है वो बाहरले मुल्क से मंगवा रहा हूँ जहाँ ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं, और मैं आगे रिटेलर को आगे डायरेक्टली रिटेलर को भी नहीं, मैं आगे कस्टमर को भेज देता हूँ। तो वो उस चीज को कवर करने के लिए वो कहता है अगर आप इंपोर्टर भी हैं, अगर चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट गुड्स करते हैं, तो आप पे भी जो टैक्स उस पे लगेगा, लीवी होगा, दैट विल आल्सो कॉल्ड इनपुट टैक्स। In relation to goods or services acquired by a person, tax levied under Federal Excise Act in sales tax mode as a duty of excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of the services tax. यहाँ पे वो बात करता है कि जैसे हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा, जो सेल्स टैक्स है वो भी इसी तरह चार्ज होता है। अब सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी सेल्स सॉरी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी सेल्स के ऊपर ही लगता है। तो उसके लिए उसकी सेल्स को टैकल करने के लिए कोई अलग मामला या मैकेनिज्म या फ्रेम नहीं होगा। उसे भी जैसे ये सेल टैक्स चार्ज हो रहा है इसी तरह उसे भी चार्ज किया जाएगा, यही मोड होगा, यही मैकेनिज्म होगा पूरे का पूरा। तो वहां पे यहाँ पे यही बात करता है, इन रिलेशन टू अ गुड और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द पर्सन टैक्स लिविड अंडर द एफईडी एक्ट इन सेल्स टैक्स मोड एज ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ दिस सर्विसेज। वो ये कह रहा है कि जो जो सेल्स टैक्स है वो सॉरी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो सेल्स टैक्स के मोड में जिस तरह सेल टैक्स चार्ज होता है, इसी मोड में जब एफईडी चार्ज होगी तो एफडी के लिए भी जब वो चार्ज होगी तो उसके लिए भी वो टैक्स जो होगा वो फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में वो भी यही कहलाएगा, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। आगे वो बात करता है प्रोवाइडिंग सेल्स टैक्स लिविड अंडर रेंडर ऑन प्रोवाइडेड टू द पर्सन, इसे छोड़ते हैं, लिविड अंडर सेल्स टैक्स ऑन आजाद सप्लाई और रिसीव। वो ये कहता है अब मसला ये है कि या तो चीजें हमने बात की इंपोर्ट हो या जो चीज है मैन्युफैक्चर हो। तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि ना वो इंपोर्ट में आती है ना वो मैन्युफैक्चर में आती है। जैसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है उसकी। अब वहां से जो चीजें पाकिस्तान आ रही है, क्या वो एक मुल्क है आजाद कश्मीर? फिलहाल तो वो एक मुल्क नहीं है। तो वहां से जो हमारे बॉर्डर के अंदर चीज इंटर होगी वो इंपोर्ट तो नहीं कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? तो इसलिए इबहम को क्लियर करने के लिए वो ये कह रहा है कि हम वहां पे जो है चीज जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है जब पाकिस्तान की हदूद के अंदर आएगी तब उस पे भी उसे उस पे उन सप्लाईज के ऊपर भी सेल्स टैक्स जो है वो जब पाकिस्तान के अंदर इंटर होंगे, सेल्स टैक्स जो है वो जो अप्लाई होगा वो उन चीजों की यहाँ पे लाने की प्रोसेस को भी जो टैक्स हम लेवे करेंगे उसे भी इनपुट टैक्स ही कहेंगे। मतलब यानी कि ना इंपोर्ट में आ रहा है ना वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो चीज आजाद जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है जो एक रियासत है। तो वहां से भी उस रियासत ने भी हमारा सेल टैक्स का जो ला है वो अडॉप्ट किया हुआ है फुली, जैसे पाकिस्तान में अडॉप्ट है। इसी अडॉप्शन की वजह से वो ये कह रहा है वहां भी चीज जो मैन्युफैक्चर होगी या जो भी चीज पाकिस्तान आएगी वहां से जो सप्लाई होगी उस पर भी जो है वो उस टैक्स को भी कहेंगे जो सेल टैक्स होगा, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस आउटपुट टैक्स आपको समझ आ गया होगा, यही है जो हमने पढ़ा है। अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या है? टैक्स लीविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय पर्सन, टैक्स लीविड अंडर एफडी इन सेल्स टैक्स मोड एज ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स or rendering or providing the services by the person, sales tax levied on services rendering or providing by the provision under Islamabad Capital Territory tax on say tax on services ordinance etc। तो ये वही बात कर रहा है सारी की सारी जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं। अब वो ये बात कर रहा है, बार बार सर्विसेज का जिक्र क्यों कर रहा है, सर्विस की क्या बात कर रहा है जबकि सेल्स टैक्स तो गुड में है। वो ये कह रहा है कि जैसे कोई जैसे बैंक्स है, बैंक्स भी पीछे से जो है इनपुट करते हैं, मतलब अपने जो है वो अपनी मैनेजमेंट लेके आते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें दूसरी चीजें करते हैं और कुछ फिर पैकेजेस सर्विसेज बनाते हैं, फिर वो आउट करते हैं अपने बैंक से। या जैसे मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, कुछ मैनेजमेंट का सहारा लेते हुए सिस्टम्स का डिजाइन करती है, मतलब इसकी जो इनपुट होगी, इसके सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब ये आउट करेगी अपनी सर्विसेज पैकेजेस की सूरत में कस्टमर्स को, तो उनके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करेगी सर्विसेज का टैक्स, वो भी आउटपुट टैक्स ही कहलाएगा। और जब सर्विसेज की को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें इन करेगी अपनी फैक्ट्री के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज। इसलिए
ये इस्लामाबाद में हमारा फेडरल का सेल टैक्स ऑन सर्विसेज ला अप्लाई है, तो ये सूबों के साथ साथ इस्लामाबाद की भी बात भी कर रहा है। रिटर्न मींस एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट। रिटर्न क्या होती है, मुझे कोई बता सकता है? रिटर्न से पहले अब हम ये फार्मूला समझ लेते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स दैट इज टैक्स पेएबल। अभी आप सबने बात की, आज आई थिंक हमें रिटर्न भी एक कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है, तो आज हमें जो है आउटपुट टैक्स ही इनपुट आउटपुट तक ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू टैक्स पेएबल। इसका क्या मतलब है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आपने इनपुट आउटपुट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मुझे बताएं ये फार्मूला क्या एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करता है। जल्दी से मुझे बताएं क्विकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। देखिए मेरी बात सुने, फर्ज करें कि मैंने आपसे माल खरीदा, ठीक है, मैंने उस पर इनपुट टैक्स पे किया था। आगे मैंने थर्ड पर्सन को वो सारा सेल किया, उसके लिए ठीक है मैंने उससे आउटपुट टैक्स क्लेम किया। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्स पेएबल होगा। आउटपुट जो है उसमें से इनपुट जो है वो निकल जाएगा, वो टैक्स पेएबल आ जाएगा। कोई और पर्सन बताना चाहें जल्दी से? मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेज का। इसका मतलब आप किसी को समझ नहीं आई, मुझे रोकना पड़ेगा इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको समझ नहीं आई हम आगे मूव नहीं कर सकते। जल्दी से मुझे कोई और पर्सन बताए अपना माइक ऑन करके कि क्या है ये फार्मूला, क्या एक्सप्रेस करता है जब आपके सब पढ़ सर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर डिफरेंस बिटवीन आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, और जो इनका रेशो होगा टैक्स पेएबल के साथ, मतलब इसे मतलब डिफाइन इन करें दोनों। ना, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका कैसे होगा इनका रिलेशन इनपुट सर टैक्स जो के साथ। आउटपुट टैक्स है उसका डिफरेंस होगा इनपुट टैक्स के साथ, और उसका जो रेशो होगा वो टैक्स पेएबल होगा ना। मैथमेटिकली पूछ रहे हैं ना आप? जी जैसे आपने अभी इतना डिफाइन किया आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के बारे में, एंड कंज्यूमर पे होता है, स्टार्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर पे होता है, और टैक्स पेएबल मतलब जो लास्ट टैक्स एंड होता है। सर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, कुछ कुछ आप सही बताने की तरफ पहुंच रहे हैं, सही रास्ते की तरफ। थोड़ा सा इस पे और फोकस करें। मैं आपको अभी बताता हूँ, कोई भी और पर्सन जो है बताना चाहे इनके अलावा। जी आपका 50% आंसर जो है वो सही है। कोई भी और पर्सन जल्दी से क्विकली इंस्टेंटली मुझे बताएं, रिस्पॉन्ड करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जी सर। सर आई थिंक इसमें ये है कि अगर इसने मुर्तजा साहब आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज अपना माइक जो है उसे चेक करें एक दफा जल्दी से। सर जल्दी अभी से ठीक आ रही है? अब सही आ रही है, जल्दी से। जी जी सर। बताएं। सर आई थिंक इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसने आउटपुट इनपुट टैक्स 20,000 दिया है और आउटपुट टैक्स 30,000 दिया है, तो डिफरेंस 10,000 का आया है, तो उसने एक्चुअली 10,000 पे किया है गवर्नमेंट को। इसमें मेरे ख्याल में ये मतलब है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ इनपुट आउटपुट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसका ये मतलब है सिंपली, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जी जैसे हमने पहले पीछे इतनी लंबी सी कहानी पढ़ी, किसान है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है। तो हमने जैसे देखा कि किसान जो है वो आगे क्या करता है,
ये बेचता है मैन्युफैक्चरर को खाम माल, मतलब गंदुम बेचता है जो खाम की सूरत में है, और मैन्युफैक्चरर जो है उसमें वैल्यू ऐड करता है। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि ये एक मन इन्हें गंदुम बेचता है, तो ये एक मन 40 किलो यानी 40 किलो की ये बेताजा बिस्किट्स बना के उसमें वैल्यू ऐड करके आगे होलसेलर को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसान साहब जो थे उन्होंने गंदुम बेची इन्हें एक मन यानी 40 किलो, यानी एक मन हुई 1000 रुपए की। 1000 रुपए की इन्होंने गंदुम बेची और उसके ऊपर 17% टैक्स कलेक्ट कर लिया। 1000 के ऊपर 17% कितना बनता है? 170 रुपए। इन्होंने क्या किया, अब ये नोट करते जाना आपने मेरी बात। गंदुम कितनी बेची? एक मन, ठीक है, और उसकी एक मन की कीमत कितनी थी? 1000 रुपया। 1000 रुपया, और टैक्स कितना बना उस पर? 17%। 17% कितना हुआ? 117 रुपए। इन्होंने 117 रुपए लिए और डिपार्टमेंट को जमा करवा दिए, FBR को। तो अब क्या आगे आगे तक जो है टैक्स इसी तरह चलता रहेगा 117 रुपए? अच्छा, अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर के होलसेलर के ऊपर। मैन्युफैक्चरर के ऊपर चले जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इस पे देर लग रही है। कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं, प्लीज सब लोगों को हमने लेके चलना है और ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे ही डेफिनेशंस का जो सेक्शन है सबसे बड़ा सेक्शन है, कई सफ़ों पे है, तो जैसे ही ये खत्म हो गया विद इन 3 to 4 डे हमारा टैक्स ला जो है खत्म हो जाना है। और इनकम टैक्स का वैसे सिलेबस बहुत कम है। तो ये है जी। अब मैन्युफैक्चरर आगे क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर साहब आगे इस तरह करते हैं कि वैल्यू ऐड करते हैं चीजों की। इस 40 मन जो एक मन जो गंदुम थी 40 किलो जो बनते हैं उसकी बेतहाशा जो है बिस्किट्स बना देते हैं। यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं ये 1000 पैकेट्स बिस्किट के बना लेते हैं, और 1000 पैकेट बना के 1000 पैकेट्स ये बिस्किट्स के बना लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पैकेट जो है वो 10,000 रुपए का है। ओ सॉरी सॉरी, एक पैकेट जो है वो 10 रुपए का है। 1000 × 10 कितना हुआ? 10,000। तो ये टोटल कितने के इन्होंने पैकेट आगे होलसेलर को बेचे? 10,000 रुपीज के। अब 10 इन्होंने होलसेलर से 17% टैक्स इकट्ठा करना है, आउटपुट टैक्स यानी 17%। अब मुझे आप बताएं ये 1000 रुपए के ऊपर 17% कितना बना? 17% 1000 रुपए के ऊपर बना 1700 रुपया। सॉरी 10,000 के ऊपर ये बन गया 1700 रुपया। अब ये 1700 रुपया मैन्युफैक्चरर ने किससे कलेक्ट किया? होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर के लिए ये टैक्स को क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। और होलसेलर जो है उसने ये 1700 रुपया किसे पे किया? मैन्युफैक्चरर को। तो इसके लिए ये टैक्स क्या हुआ? इनपुट टैक्स, क्योंकि इसके पास इन हो रहा है माल। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे आते हैं किसान के ऊपर। किसान साहब जो थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर साहब जो थे इन्होंने किसान को जो जहाँ पे जब माल इन किया अपने पास, इनका जो इनपुट टैक्स था वो था 170 रुपए, 170 रुपीज। अब आपको ये इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सिर्फ आप इन दोनों को देखें। किसान साहब जो थे उन्होंने मैन्युफैक्चरर को माल बेचा। किसान साहब का था आउटपुट टैक्स 170 रुपए। किसान साहब ने ये, इसे भूल जाए आप। अच्छा, मैन्युफैक्चरर साहब जो थे इन्होंने किसान साहब को पैसे दिए 170 रुपए, सर ये लें टैक्स ले लें। किसान साहब ने ले लिए और 170 रुपए मैन्युफैक्चरर ने इन्हें दे दिए गंदुम के पीछे। इन्होंने चीजों में वैल्यू ऐड की और आगे उसी उसी माल की इतनी सारी चीजें बना दी। इन्होंने आगे जो होलसेलर से जो टैक्स लिया वो लिया 1700 रुपए। पीछे ये 170 रुपए दे रहे हैं जिनके पैसे खर्च हुए हैं, और आगे ये 1700 रुपए ले रहे हैं।
तो अब ये जो 170 पे है क्योंकि टैक्स है एंड कंज्यूमर पे। अब हम अब इस चीज को टैकल करने के लिए कि डबल टैक्सेशन ना हो, ट्रिपल टैक्सेशन ना हो, टैक्स का जो रेट है वो पूरा 17% ही रहे, तो इसलिए एक फार्मूला इजाद किया गया जिसका है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्योंकि ये जो पैसे हैं किसान जो इसने 170 पे किए हैं, ये कंपनी ने अपनी जेब से पे किए हैं, तो ये कंपनी का हक बनता है ये कंपनी वापस ले। तो टैक्स डिपार्टमेंट में ये क्या कहता है। अच्छा, और दूसरी मजे की बात यह है, कंपनी कहती है अगर पूरी चेन है तो पूरी कंपनी कहती है मैंने तो सर किसान को वैसे 170 पे दे दिए हैं, और आगे ये 1700 की बजाय जो है ले काटे 1700 रुपए और हमें शो करवाए कि हम तो 170 पे काट रहे हैं, और होलसेलर भी यही काम करे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसे कहते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जब तक, इसलिए इतना लंबा समझाने का मकसद था आउटपुट और इनपुट, वैसे हमें कैसे ये पता चलना था, आगे कैलकुलेशन में ऐसे ही होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब मुझे आप बताएं कि आउटपुट टैक्स जो है, अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरर की हम बात कर रहे हैं, किसान को आप भूल जाए उसकी हम बात नहीं करें, इसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा, मैन्युफैक्चरर का जो आउटपुट टैक्स था वो कितना था, 1700 रुपए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1700 रुपए। और मैन्युफैक्चरर साहब ने पीछे किसान से जब माल किया, टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है अपना आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं, आपने अगर पीछे चेन में किसी को पैसे दिए हैं, तो इसने चेन में कितने पैसे दिए पीछे, 170 रुपए। अब 1700 माइनस 170 करें कितने हो गए, 1530 रुपए। अब ये जो टैक्स है ये है टैक्स पेएबल, मतलब ये टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाना है इस मैन्युफैक्चरर ने। इस मैन्युफैक्चरर ने 1700 रुपए नहीं जमा करवाना है, बल्कि 1700 में से जो इसने पीछे 170 रुपए दिए थे, इसने वो काट लेने हैं, वो एडजस्ट कर लेने हैं, वो काट के पीछे बच के 1530 रुपए, ये इसने एफपीआर को महीने के महीने रिटर्न फाइल करनी है और जमा करवाने हैं। और यही पूरा प्रोसेस जो है आगे चलता जाएगा। अगर होलसेलर साहब हैं वो आगे, होलसेलर जो है वो रिटेलर को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, सॉरी रिटेलर को दे रहे हैं, रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे रहा है, यही पूरी चेन चलेगी, और इसी फार्मूले के तहत जो है वो टैक्स कलेक्ट होगा और जमा होता जाएगा। जिसका अपना हिस्सा है जो उसने चेन में पीछे किसी को दिया है, तो वो अपना माइनस करता जाएगा इनपुट टैक्स के सूरत में, और आउटपुट टैक्स जो है वो इस फार्मूले के तहत, और बाकी जो टैक्स पेएबल है वो डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा। मुझे जल्दी से बताएं कि ये फार्मूला अब समझ आया सबको। अगर ये समझ नहीं आया फिर मैं मूव बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कल क्यों ना पढ़ाना पड़े ये। मैं एक एक पर्सन को देखूंगा किस किस का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है जो इस टाइम मौजूद है। सबको समझ आ गया है। अच्छा, फिर मुझे कोई समझा दे, मैं भी जो है वो समझना चाहता हूँ। जी वॉलंटरी कोई मुझे समझा दे। मिस्टर फारूक सलीम साहब मुझे बताएं क्या है ये इनपुट और आउटपुट टैक्स, ये फार्मूला क्या कहता है। आंसर नकवी साहब, माइक इशू। ओके, कोई इशू नहीं। अच्छी कंट्रीब्यूशन है, मैं देख रहा हूँ आप काफी एक्टिव हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे वो कल परसों एक्टिव थे, लेकिन आज जो है वो साइलेंट मोड पे हैं वो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसे ये चीज समझ नहीं आई हो, तो इस चीज को टैकल करने के लिए कि डबल टैक्सेशन ना हो, ट्रिपल टैक्सेशन ना हो, टेट्रा पेंटा हेक्सा टैक्सेशन ना हो, इस चीज को खत्म करने के लिए ये फार्मूला रखा गया है, और स्टेट को भी नुकसान ना हो, एक तो हमें एफबीआर को नुकसान भी ना हो, और दूसरा टैक्स पेयर को, मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान ना हो, होलसेलर को भी ना हो, बेचारे किसान को भी ना हो, किसी को नुकसान ना हो। तो ये इसलिए ये फार्मूला बनाया गया है, ये चीज कर लें तो सीधा सा हिसाब है, आप जो है वो टैक्स जो है वो पे कर दें। तो ये था जी कॉन्सेप्ट आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं
तो यही बात वो कर रहा था कि आउटपुट टैक्स जो है वो टैक्स लीविड अंडर दिस एक्ट ऑन ए सप्लाई ऑफ गुड मेड बाय दिस पर्सन, मतलब कोई बंदा आगे किसी बंदे को बेचता है तो वो जो आगे किसी को और बेचेगा तो उस पे जो टैक्स होगा उसे आउटपुट टैक्स कहेंगे, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, टैक्स लीविड अंडर एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड। वो कहता है अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी इस तरीके से लगती है उस वो भी जब आगे लगेगी एज ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द गुड प्रोवाइडिंग सर्विस बाय, तो वो उसका उसे भी हम ऐसे ही कहेंगे कि ये आउटपुट टैक्स है, वो एफईडी का आउटपुट होगा। हाँ, जो पूरी चेन चलेगी वो इसी तरह होगा, पूरी जो चेन एंड तक चलेगी वो इसी फार्मूले के ऊपर जो चलेगी। सेल्स टैक्स लीविड ऑन सर्विसेज रेंडर और प्रोवाइडेड टू नहीं, पूरे के पूरे आगे है, मतलब आगे जितने भी हैं, टू नहीं जितनी भी पूरी चेन है, जैसे हमने चेन पढ़ी रिटेलर तक इसी तरह जो है आउटपुट और इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट चलेगा इसी फार्मूले के तहत। सेल्स टैक्स लिविड ऑन द सर्विसेज रेंडरिंग और प्रोवाइडेड बाय द पर्सन अंडर इस्लामाबाद टैक्स ऑन सर्विसेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कोई सर्विस प्रोवाइड होती है उसमें भी इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट इसी तरह से होगा। रिटर्न मींस एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट। रिटर्न का मतलब होता है गोशवारा। आपको हर सूरत जो है वो अपना जो गोशवारा है वो हर महीने की महीने भरना होता है, उस गोशवारे को इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न। अब गोशवारा क्या होता है? तो आज के लिए इतना ही काफी है या आगे हम इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए भी काफी टाइम चाहिए। आई थिंक ये एनफ है शायद। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो कल आपने इसे प्रैक्टिस करना है, इसे देखना है, इसे अंडरस्टैंड करना है और ये फार्मूले को भी याद रखना है और ये इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट को भी। आगे जब हम चलेंगे सेक्शंस में तो ये इसी तरह से जो है बार बार कैलकुलेशंस होंगी कि इनपुट टैक्स उस पर इतना था, आउटपुट इतना होगा, इनपुट टैक्स इतना है था, जीरो होगा, बहुत सारी मतलब चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम एंड करते हैं, क्लोज करते हैं आज का सेशन। 12 बज चुके हैं पहले ही। थैंक यू सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम आज के सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो 3-4 मिनट में पूछ सकता मुझसे। सिर्फ 4 मिनट में वेट करूंगा आपका, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो आपने लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी ईमेल पर, मैंने व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट किया था, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा लेक्चर 4 की मिल गई है, लेक्चर 3 की नहीं मिली। नहीं वो आपने पोर्टल के लॉगिन करके देखा, वहां पे पढ़ा तो हुआ है लेक्चर। सर वहाँ पे प्राइवेट शो हो रही है। जी सर, सर इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया। अच्छा चले, मैं आपको दोबारा जो है वो सेंड कर देता हूँ। काइंडली भेज दें, उसी की वजह से मेरे आज काफी एमसीक्यूज रह गए, काइंडली सेंड कर दीजिएगा। मुझे आप अपना ईमेल अभी व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई में सेंड करता हूँ कि आपका ईमेल यही है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मालिक साहब। हाँ जी सर, वो मैं वही बात कर रहा था आपसे कि 17% टैक्स सर वो मैन्युफैक्चर ने मतलब जो पीछे 117 रुपए जैसे उसको पे किया किसान को, जी उसके बाद सर उसने वो आउटपुट टैक्स अपना जिस वक्त सर उसने कलेक्ट किया आगे से होलसेलर से या मतलब के जो परचेजर है उससे उसने अपना लिया सर, टैक्स लिया वो 1700 बना जाके सर। हम्म। तो इस तरीके से सर जब वो मतलब के कंज्यूमर तक जब चीज जाके पहुंचती है तो उस वक्त तो सर टैक्स ज्यादा ही होगा ना सर।
कोई इन्हें आंसर करना चाहे? प्लीज, हम काफी कॉम्प्रिहेंसिव इसे कर चुके हैं, प्लीज कोई आंसर करना चाहे? कोई भी और पर्सन जो मौजूद है यहाँ पे इन्हें आंसर करना चाहे? सर ये जरा एक बार एक्सप्लेन कर दें कि इन सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों हो जाता है, हालांकि ये जो डायरेक्ट यानी एंड कंज्यूमर है जो उसके लिए तो ये डायरेक्ट टैक्स ही है। नहीं, डायरेक्ट इसलिए होता कि अगर हुकूमत जो है खुद, अ, आपका नाम अंसर नकवी है, अगर अंसर नकवी साहब खुद जो है महीने का राशन, महीने की चीजें जो है साबुन सरफ जाके बाजार से खरीदते, तो हुकूमत कहती है मैंने मिस्टर अंसर से अगर ये इतने साबुन खरीदे तो इतना टैक्स लूंगी, एक खरीदे तो माफ कर दूंगी, और इतनी बोटल्स खरीदे तो इतना टैक्स लूंगी। तो हुकूमत डायरेक्टली आपसे टैक्स खुद ले रही होती। यहाँ पे इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। इनडायरेक्टली कैसे लिया जा रहा है कि हुकूमत डायरेक्ट आपसे टैक्स वसूल नहीं कर रही। हुकूमत ने आगे जो है मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को, उन सब को बाउंड किया हुआ है। अब उन सब के पास, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये जो साबुन है, दूसरी चीजें, कमोडिटीज है, ये कहाँ जा रही हैं, कौन इसे बाय कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहा है, कितनी कैपेसिटी में बाय कर रहा है, कितने पैसे दे रहा है। हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है, ना हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब इनडायरेक्ट एक पूरी की पूरी चेन है जिसे इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स डायरेक्ट इकट्ठा किया जाए, बिल्कुल डायरेक्टली आपसे, जैसे आपकी इनकम का पता है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, पता है मिस्टर अंसर नकवी साहब उनका आईडी कार्ड नंबर ये है, तो अंसर नकवी साहब को इस साल जो है वो यहाँ पे जॉब करते हैं किसी इदारे में, तो इस 10,000 पे जो है उनकी एक दिन की सैलरी है, या उनकी 5 लाख महीने की सैलरी है, तो वो हमें पता है आपका सब चीजें, इसलिए डायरेक्टली हम आपको नोटिस भेजेंगे। डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको कहेगा कि जी मुझे आप इतना टैक्स जमा करवा दें। आपका डिपार्टमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट होगा। लेकिन जब आप सेल टैक्स देते हैं तो आपका तो डिपार्टमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। डिपार्टमेंट को कुछ पता है, ना आपको डिपार्टमेंट का पता है। आप तो कंपनी को दे रहे हैं पैसे, कंपनी आगे दे रही है, वो आगे दे रही है, वो आगे दे रहे हैं, फाइनली जो है वो हुकूमत को पहुंच रहे हैं। आपका ताल्लुक स्टेट से कैसे हुआ, डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट? सर ये इस तरह तो इंडायरेक्ट हो गया एंड कंज्यूमर पे, लेकिन फर्ज करें अगर ये मैन्युफैक्चरर है वो या होलसेलर है, उसके पास एक चीज कमोडिटी या गुड्स पड़ी हुई है जिसके ऊपर उसने यानी कि वो सेल नहीं हुई, यानी सेल नहीं हुई है, उसने उधर ही रख दी, तो वो एंड कंज्यूमर हो गया। एंड कंज्यूमर का मतलब तो हमने यही लेना कि जहाँ पे आके चीज खत्म हो जाए, या उसकी सेल नहीं हुई, या उस खत्म हो गई है, तो यानी कि वो एंड कंज्यूमर है। अब वो डायरेक्ट लिंक हो गया है यानी कि अदारे के साथ, एफबीआर के साथ। तो ये किसी जगह आके डायरेक्ट सेल टैक्स जो था वो डायरेक्टली नहीं वसूल हो जाता। कैसे कैसे, मुझे दोबारा बताइएगा जरा। तो जो एंड कंज्यूमर है वो तो यही काउंट किया जाएगा ना कि यानी कि जहाँ पे आके चीज खत्म हो गई है। फर्ज करें मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, उसने होलसेल को दी, होलसेलर के गोदाम में पड़ी रही है चीज, ठीक है, उसने आगे सेल नहीं हुई उसकी, ठीक है, उसने उस चीज को यानी कि वो जो चीज के ऊपर टैक्स था, यानी कि वो उसने इनपुट टैक्स आया हुआ था, वो उसके पास यानी कि एंड कंज्यूमर ही बन गया, क्योंकि आगे चीज सेल ही नहीं हुई। तो वो चीज का जो टैक्स है वो सेल टैक्स तब डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो क्योंकि जो होलसेलर है उसने तो पे करना ही करना है, चाहे वो सेल हो या ना हो। नहीं, ये ऐसे नहीं है। हम्म। वेरी सिंपल, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में सिर्फ ये फर्क है। डायरेक्ट में जो है आप को जो है स्टेट या डिपार्टमेंट, आपका उसका ताल्लुक डायरेक्ट होता है, बीच में कोई बल्कि मैं ऐसे बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका नाम अंसर है, तो यहाँ पे एक दूसरे पर्सन मौजूद है, मिस्टर मुर्तजा साहब। मैं मुर्तजा साहब को कहता हूँ कि आप ऐसे कीजिएगा
मेरा पैगाम आज अंसर साहब को दे दीजिएगा। तो मेरा पैगाम जो मुर्तजा साहब क्या करते हैं, आपको पहुंचा देते हैं। तो आप मुझे कहेंगे जुनेद भाई आपने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मतलब कहा, मुझे डायरेक्ट काम बोल देते, ये कर देते। तो मैं कहता यार मैंने इनडायरेक्टली बस मुर्तजा साहब के जरिए कह दिया। जैसे अभी उमर गिलानी साहब का मैसेज आया किसी और के थ्रू, 2 रोल नंबर के जरिए, कि वो आज वहां पे लाइट नहीं है तो वो लेक्चर नहीं दे सकते। अगर मुझे वो डायरेक्टली कहते, डायरेक्टली फोन करते तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट बात हो जाती। अब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा। अब मैं आगे आपको मुर्तजा साहब को कहूँ कि जो है वो आपको पैगाम दे दें, लेकिन मुर्तजा साहब किसी और थर्ड पर्सन को, मिस्टर मालिक जो है उन्हें कहें कि जी आपके दोस्त हैं अंसर साहब, लिहाजा आप अंसर साहब को पैगाम दे दीजिएगा। तो अब ये क्या हुआ, ये रास्ता कौन सा हुआ, ये रास्ता इनडायरेक्ट हो गया। मतलब कि ये पूरा जो चेन बनी हमारी वो हुई इनडायरेक्ट। तो इसी तरह ये जो टैक्स है, सेल टैक्स जो है, इसी तरह ये इनडायरेक्ट, इसे भी इसलिए इनडायरेक्ट कहते हैं कि इसलिए ये पूरे का पूरा इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि हुकूमत या गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली बगैर रास्ते में कोई भी इंटरमीडिएट पर्सन कोई भी नहीं होता, हुकूमत डायरेक्टली उस बंदे से टैक्स इकट्ठा करती है। जैसे इनकम टैक्स है, डायरेक्टली उस बंदे से डायरेक्टली बगैर किसी रास्ते में रुकावट के, किसी रास्ते में दूसरे इंटरमीडिएट पर्सन के रूप में किसी की बजाय डायरेक्टली उसे टैक्स कलेक्ट करती है। यानी टैक्स की अमाउंट डायरेक्टली उस बंदे से कलेक्ट करती है। लेकिन जो इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, चाहे आपसे क्यों ना करे। ये इसमें है। सिर्फ एक और पॉइंट है, अब जैसे ये जैसे 32 से चलान है या मुख्तलिफ चलान जैसे प्रॉपर्टी के जो होते हैं, ये फॉर्म, उसे क्या नाम कहते हैं, जो गारंटी के लिए जो फॉर्म होते हैं वो भी एक टैक्स की मादी होती है। यानी कि जो जैसे आप कल कह रहे थे कि वो ये चलान भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, तो ये भी एक ऐसे ही है सर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। तो ये और चीज फर्क नहीं आ गया काफी? हाँ नहीं, आपको पॉइंट सही है। शायद मैं इसे थोड़ा सा वो कर गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो चलान आप जमा करवाते हैं एफपीएससी का, जैसे चलान आपने जमा करवाया, दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, नॉट इनडायरेक्ट। वो क्योंकि उसमें आपका नाम मेंशन है, आपका नंबर मेंशन है, आपका सीएनआईसी मेंशन है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अगर वो चलान जो है उसमें आपका नाम, सीएनआईसी, आपका फोन नंबर और आपकी कोई भी आइडेंटिटी ना होती तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता। फिर कोई पता नहीं किससे लिया जा रहा है। चल बेहतर सर। हाँ, अगर उसमें इस- आपकी आइडेंटिटी शामिल है, हर चीज शामिल है, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। सही। तो ये टोल्स वगैरह जितने भी हो गए ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं, या जितने भी यानी कि फॉर्म है नहीं, इसके। जो जब मोबाइल चार्ज करते हैं आप, जब बैलेंस डलवाते हैं तो वो आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट बैलेंस रिचार्ज करके दिया जाता है कि ये नंबर इस सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, तो इसे आप बैलेंस चार्ज कर दें। तो वो कहलाता है, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स। उस पे जो टैक्स की अमाउंट कटती है वो विद होल्डिंग मतलब टैक्स उसे कहते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है या इनकम टैक्स की एक एडवांस शक्ल है। अच्छा, अलबत्ता जो सेल्स हो रही हैं, अब हुकूमत ये कहती है कि मुझे नहीं पता, आपने इसका कोई हिसाब नहीं रखना कि कोई बंदा कॉल करे ना करे, ये आपने इस आईडी, हुकूमत अगर ये कहती कि आपने जो मिस्टर अंसर साहब हैं उन वो अगर दिन में 5 कॉलें करे तो उन पे इतना टैक्स लेना है, 10 कॉलें करे तो इतना लेना है, 15 करे तो इतना लेना है। और मिस्टर असद साहब हैं, अगर वो पंजाब में मोबाइल इस्तेमाल करें तो उन पे इतना लेना है, सिंध में इस्तेमाल करें इतना लेना है, बलोचिस्तान में ले करें तो इतना लेना है। या फिर इसके अलावा कोई भी और मिस्टर मुर्तजा साहब हैं, वो केपीके में रहते हैं, और वो रोजाना 1 GB नेट करें तो इतना लेना है। अगर वो करें, आप उनका आप रिकॉर्ड रखें, आप वो करें अगर, तो आप उनका रिकॉर्ड रखें। तो अगर 2 GB इस्तेमाल करें इतना रखें, स्पेशली मिस्टर मुर्तजा साहब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर इस तरह टैक्सेशन होती तो फिर तो ये डायरेक्ट टैक्स होता। हुकूमत कहती है मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं जानना ही नहीं चाहती, मुझे नहीं जरूरत कि आप उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर कुछ भी रखें। वो जो आईडी कार्ड नाम या नंबर है वो कंपनी ने अपनी उसके लिए किया हुआ है, अपनी सहूलत के लिए। कंपनी ने अपनी सहूलत के लिए जो है वो नाम, आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट सिम रजिस्टर की हुई है, लेकिन वो आपका सेल टैक्स इसका रिकॉर्ड आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट नहीं रख रही।
तो अब वो जो है मतलब ये जितने हुकूमत सिर्फ इतना कह रही है कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी मोबाइल जो हो, अगर डाटा पे आप जितना का भी डाटा बेचे, मुझे इससे गर्ज नहीं है, आप हर डाटे के ऊपर, हर पैकेज के ऊपर 17% मुझे जमा करवाते हैं बस। कॉल्स के ऊपर भी 17% जमा करवाते जाएं, बिला तफरीक के कॉल ज्यादा हो रही है कम हो रही है, जितनी हो रही है आपने पर कॉल मुझे पैसे, सॉरी पर मिनट देने हैं, डाटा के पर जीबी देने हैं मुझे 17%, जितने भी आपने बेचा डाटा। और इसी तरह कोई भी और दूसरी सर्विस देते हैं तो पर आपने मुझे पर मतलब जो भी उसकी प्राइस होगी उसमें 17% देना है। किसी कोई आप हिसाब मेंटेन ना करें, तो बस आपने सेल पे देना है, जो भी आपसे सेल हो रही है उस सेल के ऊपर देते रहना है बस। बेहतर सर। अच्छा सर, मैं सिर्फ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की अगर शायद और मैं पहले थोड़ा पिक्चर। सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये असल में आपकी बात सही है, मैं समझ पा रहा हूँ आप जिस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो है ना वो डायरेक्ट टैक्सेस भी इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत मुसीबत और बहुत मसले हैं, क्योंकि वैसे कोई टैक्स देता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बस ये कहने लगा था कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की अगर कोई लिस्ट है, जैसे सेल टैक्स और इनकम टैक्स अलग अलग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आज 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 एक लिस्ट शेयर की है, आपने देखी नहीं वो ग्रुप में? नहीं, मैं शायद ना उसको मिस कर गया। मैं मैंने देख लेता हूँ दोबारा आ, चैट में। नहीं चैट में नहीं, आप जो नोटिस वाला ग्रुप है उसमें ऐड हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप में ना? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐड हूँ मैं सर। रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर नोटिस वाले में नहीं, मेरे पास दो ग्रुप हैं। एक है IRR प्रीमियम डिस्कशन और एक आपके नोटिस वाला है। हाँ, नोटिस। नोटिस वाले में सुबह 12:10 पे एक मैंने पोस्ट शेयर की है। उस पोस्ट में एक टेबल दिया हुआ है जो आईने पाकिस्तान से लिया गया, उसमें लिखा हुआ है कौन से टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट हैं, कौन से टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट हैं, कौन से यानी टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। प्लीज मेरे मैं अभी लिस्ट ही वही देखी है, तो अगर हो सके तो वो शेयर कर दीजिएगा दोबारा, मुझे नहीं नजर आई। शायद मैं डिलीट कर गया हूँ पड़े बगैर ही, बस ये चीज है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको कि अच्छा अब आपने ये सवाल कर दिया है कि जी मोबाइल पे तो वो जो कार्ड के ऊपर जो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो हर 9 रुपए काट लिए जाते हैं, फिर हर कॉल के ऊपर अलहदा काटे जाते हैं। तो वो जो हर जो कॉल होती है, हर पैकेज आप सब्सक्राइब करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो सेल्स टैक्स होता है। लेकिन जो जब आप रिचार्ज करवाते हैं जो उसमें 9 रुपए होते हैं, तो मोबाइल उस कार्ड के ऊपर सेल टैक्स भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है। तो वो जो 9 रुपए आपसे काटे जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो इनकम टैक्स है ये आपकी इनकम पे है, और सेल टैक्स है लफ्ज से है जैसे सेल पे है। इनकम टैक्स सिर्फ इनकम पे है और सेल्स टैक्स जो है वो सिर्फ सेल पे है। सेल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टैक्स है। और जैसे आप हैं, आप जितनी ज्यादा चीजें बाय करेंगे, परचेज करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देंगे, और जितनी ज्यादा चीजें से बाय नहीं करेंगे आप नहीं देंगे टैक्स। मतलब इसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी ज्यादा आप चीजें बाय करते जाएंगे उतना ज्यादा टैक्स लगता जाएगा, जितनी ज्यादा कम लेंगे उतना टैक्स से बच जाएंगे। एक बात ये सेल्स पे है, इसलिए कहते हैं सेल्स टैक्स। अब दूसरा जो इनकम टैक्स है वो है इनकम, जितनी ज्यादा इनकम होती जाएगी आपकी उतना ज्यादा टैक्स देते जाएंगे, और जितनी कम होती जाएगी उतना कम देते जाएंगे या नहीं देंगे, माफ हो जाएगा। अब जी इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है इनकम पे, और इनकम कितनी रायत है? 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, 4 लाख से 5 लाख या 6 लाख तक पे टैक्स है, 2,000 रुपया साल का। अब डिपार्टमेंट ये कहता है आप अगर किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं FBR में या फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और साल बाद मैं अंदाजा लगाता हूँ मेरी 12 सैलरीज कितनी थी। मुझे पता चलता है अच्छा मेरी 12 सैलरी तो 5 लाख बनती थी। तो यानी अब मैंने देखा कि मैं 4 लाख से तो नीचे नहीं आ रहा, तो 4 लाख से 6 लाख तक जो टैक्स है वो है 2,000 रुपया। तो अब मैं क्या करता हूँ चुप करके, एक तरीका तो ये है कि मैं चालान भरूँ 2,000 रुपये का, और जाके बैंक में जमा करवा दो अपने नाम और ID कार्ड के अगेंस्ट 32 नंबर चालान। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं करता। लेकिन मैं इसी तरह बहुत सारे लोग ये नहीं करते, वो कहते हैं डिपार्टमेंट जो कर सकता है कर ले, हम तो नहीं देते टैक्स, वो बैठे रहते हैं।
तो डिपार्टमेंट कहता है ये ऐसे तो टैक्स देने वाले नहीं है, लिहाजा उसने कुछ तरीके अपना लिए हैं। वो कहता है कि मैं आपसे एडवांस इनकम टैक्स ले लिया करूंगा। कैसे? वो कहता है अच्छा ये पैसे तो इसके बैंक में आते होंगे ना, एटीएम तो ये यूज करता है, जब भी ये 50,000 से ऊपर एटीएम यूज करेगा, वो कहता है 50,000 तो आम गरीब बंदा तो यूज नहीं कर सकता, अमीर बंदा यूज करेगा, वो भी एक दिन में। वो कहता है जब भी कोई बंदा 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाएगा एटीएम से एक दिन में, तो ऊपर इसके मैं विद होल्डिंग टैक्स लूंगा, मतलब विद होल्डिंग को भूल जाए आप, एडवांस इनकम टैक्स लूंगा। वो क्या कहता है, आपसे 50 रुपए ले लेता है, सॉरी 500 रुपए ले लेता है आपकी एक ट्रांजेक्शन पे एडवांस इनकम टैक्स। अब मोबाइल के ऊपर आप कार्ड लोड करवाते हैं, आप 1,000 रुपए का बैलेंस लोड करवाते हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है अच्छा ये मोबाइल के जरिए भी एक्टिविटी कर रहा है, तो लिहाजा मोबाइल से भी कुछ एडवांस इनकम टैक्स ले लो, वैसे तो इसने देना नहीं है, चलान तो ये साल बाद भरता नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ये ऐसे करें कि मोबाइल के ऊपर जब ये 100 रुपए का कार्ड चार्ज करे, तो इस पे हर 9 रुपए काटते जाएंगे 10 रुपए एडवांस इनकम टैक्स के। अच्छा दूसरा, जब आप क्या करते हैं, आप बाहरले मुल्क जाते हैं या मुल्क के अंदर आप एयरप्लेन का टिकट लेते हैं, तो वो कहता है अमीर बंदा ही एयरप्लेन का टिकट ले सकता है ना, तो लिहाजा एयर उस पे भी जो है वो एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया जाए एयरप्लेन टिकट पे। कितना लगा दिया जाए? 5%। अब जनाब साहब आपने एक एयर टिकट ली मुल्क के अंदर या बाहर के, तो आपने 10,000 की एयर टिकट थी फॉर एग्जाम्पल, 50,000 की फॉर एग्जाम्पल एयर टिकट थी, तो उस पर आपका जो टैक्स लग गया वो लग गया 2,000 या 3,000। तो अब ये तीनों टैक्स को जमा करें, 3,000 जो एयर टिकट पे लगा, यानी हमने ये कहा कि जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ इनकम पे है, और पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारी जो साल की इनकम है वो बनती है, मेरी जो साल की इनकम है वो बनती है 5 लाख रुपया, और मैं किस ब्रैकेट में फाल करता हूँ, मैंने देखा 4 लाख तक टैक्स माफ है, 4 लाख से 6 लाख तक पे टैक्स पे 2,000 रुपया टोटल टैक्स है। तो अब मैंने 2,000 रुपया, यानी मेरे पे टैक्स की जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है 2,000 रुपया है, जो मैं चलान की सूरत में जमा करवा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी लोग नहीं देते, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये तरीका निकाला। तो डिपार्टमेंट जब भी मैं कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूँ, उस ट्रांजैक्शन पे मुझसे कुछ एडवांस इनकम टैक्स ले लेता है। अब मैं हिसाब लगाता हूँ मेरे से कहाँ कहाँ पे एडवांस इनकम टैक्स लिया है। पहले तो जो मैंने बैंक में ट्रांजेक्शन की थी 50,000 की, वहां से 500 रुपया मेरा काटा किसी महीने में। अच्छा 500 रुपया काटा, मैं वो लिख लूंगा अपनी डायरी पे, 500 रुपया बैंक की ट्रांजेक्शन पे एडवांस इनकम टैक्स। एयर टिकट पे मुझसे 2,000 रुपये चार्ज किए गए, 2,000 रुपये वो मेरे पे 2500 रुपये हो गए। पूरे साल मैंने मोबाइल यूज किया, सेल टैक्स तो था ही मोबाइल पे, जितनी चीजें आप बाय करेंगे सेल्स होंगी, लेकिन कुछ इनकम टैक्स का भी हिस्सा काट लिया। अब जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने साल में 10,000 का बैलेंस यूज किया, तो मेरे पे मोबाइल कंपनी ने 1,000 रुपया जो है वो इनकम टैक्स काट लिया। अब ये टोटल ये 1,000 रुपया मैंने कहाँ लिखा, मैंने अपनी जो डायरी थी वहां पे लिखा, 2500 एयर टिकट का, 2,000 एयर टिकट का, 500 रुपया दूसरा, और 1,000 रुपया जो है मोबाइल फोन का। ये मेरा टैक्स टोटल बन गया 3,000 रुपये, या फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये। अब मैंने देखा मेरी तो साल की इनकम 5 लाख थी, उस पर टैक्स मेरा 2,000 बनता था, इधर से मैंने टैक्स जो मैं एडवांस में कटवाई बैठा हूँ, वो कितना कटवाई बैठा हूँ? 4,000 रुपया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करूंगा, गोशवारा भरूंगा, मैं कहूंगा सर मेरा इन 3 जगहों पे एडवांस इनकम टैक्स कटा है, जो 4,000 रुपया कट चुका है, आपने काटा है, आपने बाउंड किया है बैंक को, आपने बाउंड किया है कंपनी को, मोबाइल कंपनी को, आपने बाउंड किया है मेरे सैलरी देने वाले अकाउंट डिपार्टमेंट को। अच्छा आप साथ बताएंगे कि आप कैलकुलेशन कर लें, मेरा तो टैक्स 2,000 रुपया बन रहा है। तो डिपार्टमेंट कहता है सर कोई मसला नहीं है, आपका वाकई हमने 4,000 काटा है और आपने 2,000 ही आप पे बनता है, कोई मसला नहीं है, हम आपको 2,000 का रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स इनकम पे था, लिहाजा इतनी जो दूसरी जगह पे वहां पे एडवांस टैक्स इकट्ठा किया गया, वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वैसे सर आपने चलान तो देना नहीं था। इस तरह ये है कि अब हमने आपसे एडवांस टैक्स इकट्ठा कर लिया, कोई मसला नहीं, आपका 2,000 रिफंड बनता है, ये ले रिफंड ले ले, साथ ही रिटर्न भरे, साथ ही रिफंड अप्लाई कर दे। ये हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है। अब सेल टैक्स की बात करें, वो इस चीज को नहीं देखता, उसका कोई रिफंड नहीं है। सेल टैक्स इंसान को नहीं देखता, किसी पर्सन पे है वो नहीं देखता, वो कहता है भाई जितनी ज्यादा आप सेल होगी, जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, हर नंबर ऑफ सेल पे मैं टैक्स लूंगा, हुकूमत कहती है। चाहे अब सेल आप जितनी जाके चीजें महीने की खरीदेंगे, हर चीज के ऊपर टैक्स है, आप कम खरीदेंगे तो टैक्स कम, मैं ज्यादा खरीदेंगे तो टैक्स ज्यादा है। दिस इज अ बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। यही और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। जी सर मैं समझ गया बेहतरीन तरीके से, थैंक यू। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं जो जिनकी कोई अभी जॉब नहीं है, तो वो मोबाइल यूज करते होंगे, उनके नाम पे मोबाइल है, बैंक भी अगर यूज करते हो
या उन्होंने अपने नाम पे कोई गाड़ी वगैरह भी खरीदी हो, तो वहां पे अगर एडवांस इनकम टैक्स कटा है उनका, तो वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉब से पहले मैं स्टूडेंट था, तो मैंने रिटर्न फाइल की 2017 में। तो मैंने लिखा मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी इनकम तो जीरो है, लेकिन मैं मोबाइल यूज करता हूँ, नेट यूज करता हूँ, तो मेरी वहां पे जो एडवांस इनकम टैक्स कट चुका है वो कितना है, वो तो 2-3 हजार पे है। तो लिहाजा मतलब मेरी इनकम जीरो है, एडवांस इनकम टैक्स जो मेरा कट चुका है 2-3 हजार पे है, लिहाजा मेरा टैक्स वापस करें। तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि ठीक है, ये आपका 2,000 रुपया बनता है, 1,700 रुपया आप वापस ले लें। तो अभी तक वो मेरा वापसी के लिए पड़ा हुआ है। फिर अगले साल यानी भी कि था, फिर वापस मैंने नहीं आना। अगले साल भी 18 में इसी तरह किया। तो अब मेरा वो मतलब 4-5 हजार हो गया। अब इस साल मेरा टैक्स बनता था 4-5 हजार, मुझे इसका चालान नहीं भरना पड़ेगा, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूंगा। ये फायदा होता सर है। सर वी आर रिलेटेड विद दिस ऑफिस सर। कम से कम है सर मैंने कहा सर हम इसी ऑफिस से रिलेटेड हैं सर, कम से कम अपने ऑफिस को तो ना डिग्रेड करें ना सर। नहीं, ऑफिस को नहीं डिग्रेड करने डिग्रेड वाली तो बात नहीं है, नहीं तो है। अच्छी यानी कि इस तरह है ना कि यानी कि उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी तो पे करना, तो वो बाद में एडजस्ट हो चार जाएगा। हजार यानी कि अब 4,000 पे नहीं, अगर 40 अब रुपए उनको भी हो पे तो नहीं देने करना पड़ चाहिए। रहा ना 4 लाख। तो इस तरह मतलब जो लोग हैं जिनकी इनकम नहीं है, बट वो टैक्स दिए हुए हैं, इनकम टैक्स दिया हुआ है उन्होंने, तो वो क्लेमेबल है। अच्छा सर, ये भी होता है कि यानी कि फर्ज करें अब मैंने अभी तक मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिछले जो टैक्सेस जमा हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड है, तो इनकम अब टैक्स का, तो मैं हाँ, वो पिछले फिजिकल ईयर का भी निकलवा के वो क्लेम पिछला करवा सकता पिछला हूँ या नहीं? पिछला भी क्लेम कर सकते हैं आप, पिछला भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पिछले साल की रिटर्न भरनी पड़ेगी। लेकिन लेट रिटर्न भरने का जो जुर्माना है वो 40,000 रुपये है। और यानी कि हजार, इन्होंने हाँ फंसा देना है किसी ना किसी तरह ना, कहना कि हाँ, आपने पहले लेट क्यों भरी एग्जैक्टली वो जो है वो आपका 40,000 जुर्माना है। तो वो है। क्या सही। मतलब वो आप भरेंगे, वो हम कहेंगे जी नहीं, आप उतना हम तो भरे कहेंगे कि हैं। हम इसी साल से रजिस्टर्ड होंगे। हाँ, तो ये है कि सही अब से सही आप अपना रिकॉर्ड जो है सही रखा करें। सही सर, थैंक यू सर, काफी आपने बेहतरीन अच्छा एक्सप्लेन किया। चलें जी, क्लोज करते हैं हम आज के लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। आप